टेबल का केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे अ, जैसे समोसे में आलू का इंपॉर्टेंस है, तो वैसा ही पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर आप समोसे से आलू निकाल दो, तो आप समझिए क्या होगा? समोसा बेकार है। तो केमिस्ट्री को समझना है। तो बिना पीरियोडिक टेबल के आप केमिस्ट्री यस फ्यूचर के लिए अपने यस आप सोचिए इग्नोर कर दीजिए तब आप। नहीं, यू कैन इग्नोर केमिस्ट्री। अगर आपने पीरियोडिक टेबल समझ लिया है, तो 118 एलिमेंट्स जो धरती में पाए जा रहे हैं इस समय, हाँ, जो नोन एलिमेंट्स हैं, उनका स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज को जान पाना आपके लिए आसान होगा। दैट इज व्हाई पीरियोडिक टेबल इज इम्पोर्टेंट। तो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स करना, इतने सारे धरती में एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं जिसमें से 94 118 में से 94 ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचुरल लिविंग है, और बाकी बचे जो साइंस में या लैब में प्रिपेयर किए गए हैं, तो इनको ग्रुप कैसे करें? तो सबसे बड़ी समस्या जब आई, जब धरती में एलिमेंट्स तो पता चल गए, तो इनको ग्रुपिंग करना कैसे? क्लासेस में बांटना। अब इसका नाम रखा गया क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपके क्लास में जी, आपके क्लास में टाइम टेबल बना हुआ है। हाँ, टाइम टेबल बना हुआ है, मैं बना रहा हूँ स्क्रीन पे आपके लिए टाइम टेबल। मंडे को फर्स्ट पीरियड जी इंग्लिश, ठीक है। ट्यूसडे को अगेन फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, तो थर्सडे को सॉरी वेडनेसडे को फर्स्ट पीरियड इंग्लिश। तो ये क्या है? ये आपका टाइम टेबल है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही एलिमेंट्स में भी किया जा सकता है क्या? क्या एलिमेंट्स को भी किसी क्लास में बांटा जा सकता है क्या? इसी का नाम रखा गया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि टेबल बनाया जाए? टेबल मतलब समझ गए ना, जहां रोज ये रहे, रोज इसको रोज बोलते हैं, देखिए तो रोज बोलते हैं, ये रहा रोज, जहां रोज हो और जहां पर कॉलम्स हो। जब आप रोज की बात करते हैं तो आप बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, ऐसे, ठीक है। और जब आप कॉलम्स की बात करते हैं तो आप बात करते हैं ऐसे, वर्टिकल। तो जहां दोनों मिलते हैं, yes, जहां रोज और कॉलम दोनों मिलते हैं, वो आपका बन जाता है टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या जरूरत है इसकी भाई? क्या जरूरत है टेबल बनाने की? तो दे हेल्प, दिस मेथड हेल्प्स इन अरेंजिंग द एलिमेंट्स दैट आर अलाइक। एक जैसे एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को एक जगह करना और सेपरेट करना जो अनलाइक एलिमेंट्स हैं। हाँ, ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए इसको बनाया जाना इजी है। इससे आपको और भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल पाए। आइए रीजंस जानते हैं, रीजंस फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला रीजन जानेंगे। सबसे पहला रीजन है इट हेल्प्स इन स्टडीइंग द एलिमेंट्स को, यस, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनका नाम याद कर पाना, उनकी प्रॉपर्टीज याद कर पाना, ओ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट पीरियोडिक टेबल की मदद से चुटकियों का काम। तो हेल्प करता है एलिमेंट्स को स्टडी करने में ऑर्गेनाइज्ड वे में, और क्या करता है? हेल्प करता है डिफाइनिंग द रिलेशनशिप। एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये भी हम जान सकते हैं पीरियोडिक टेबल के साथ। तो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई, तो ये प्रॉब्लम आई कि किस बेस पे टेबल बनाएं। ये जो क्लासिफिकेशन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? उनमें सबसे पहले व्यक्ति थे विलियम प्राउड, जिनका आप दर्शन भी कर सकते हैं, ये रहे विलियम प्राउड जी। तो इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने देखा कि एटॉमिक मास को क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक मास एक जैसा नहीं है, हर का एटॉमिक मास डिफर है, डिफर मतलब सबका अलग अलग है। तो उन्होंने सोचा कि इस एटॉमिक मास को, जिसको मास नंबर के नाम से भी जानते हैं, कैन बी यूज ट्रूली साइंटिफिक बेसिस के रूप में फॉर क्लासिफिकेशन। अर्थात जब भी हम क्लासेस बनाएंगे, एलिमेंट्स का ग्रुपिंग करेंगे, तो मास नंबर के बेसिस में। बट याद रखिएगा, ये वेरी वेरी अर्ली स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल बनाने का अर्लीस्ट स्टेज था जब ऐसा क्लासिफिकेशन सोचा गया। आइए इसके बाद आते हैं टॉपनायर टॉपनायर नाम के एक जर्मन केमिस्ट, KW टॉपनायर। आप इनका इमेज भी देख पा रहे होंगे टॉपनायर जी का। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा, क्या नोट किया इन्होंने, कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं, की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, उनको किसी एक ग्रुप में रखा जा सकता है। ऐसे उन्होंने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप खोजे। क्या? तीन, इसीलिए ट्रायड। ट्रायड एक्चुअली जो है ना, वो थ्री शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना। ट्रायड मतलब होता है तिकड़ी, तिकड़ी जानते हैं ना, तिकड़ी मतलब तीन चीज का जैसे झुंड होता है ना, उसे कहते हैं। तो तीन तीन के एलिमेंट्स का ग्रुप इन्होंने बनाया, और ये देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जो तीनों एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टी वाले हैं, उनको उन्होंने नाम दिया ट्रायड। और ध्यान ये रखना था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जो पहला एलिमेंट होगा और जो तीसरा एलिमेंट होगा, उनका एटॉमिक वेट अगर का एवरेज निकाले तो बीच वाले का वेट आ जाएगा। ठीक, ऐसा करके देखते हैं। आइए, मैंने दिखाया आपको लिथियम का एटॉमिक वेट 6.9, और दूसरा दिखाया पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39.1। जब इनको ऐड करेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे, तो बीच के एलिमेंट का वेट आ जाएगा। तो ये तीनों एलिमेंट क्या बन जाएंगे? ट्रायड बन जाएंगे। हाँ, आ रहा है। जब आप इसको प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 46, और 46 अपॉन आप 2 करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 20। तो इनका ये ट्रायड तो सफल हो गया जी। ये जो पहला तीन एलिमेंट है, पहले तीन एलिमेंट का, ये तीन एलिमेंट का हमने बनाया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ट्रायड है। क्या खास बात देखा ना ट्रायड में? ट्रायड में तीन एलिमेंट्स को रखा गया इंक्रीजिंग एटॉमिक हिसाब से, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट का अगर एवरेज निकालते हैं, कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? वो एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो ये एक पहला क्लासिफिकेशन था, शुरुआती क्लासिफिकेशन था, जो कुछ हद तक सफल हो गया। बट क्या ये पूरी तरह से एक्सेप्ट हुआ? क्या इसमें कोई कमी नहीं थी? नहीं। आगे जाके साइंटिस्ट ने इस ट्रायड्स को रिजेक्ट कर दिया। आइए कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल से देखते हैं कि जो उन्होंने तीन एलिमेंट्स लिए, जैसे एग्जांपल उन्होंने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। जी, ये रहा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। हाँ, मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया इसको। देखा कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी है,
ये तीनों मेटल्स हैं, ये तीनों ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, तीनों अल्कलाइन नेचर के हैं और तीनों की वैलेंसी 2 है। तो ट्रायड में पाने जाने वाले, यस ट्रायड में, ये ट्रायड है, 3 एलिमेंट का जोड़ा तिकड़ी है जी, ट्रायड मतलब तिकड़ी है। ये तीनों की तिकड़ी जो है वो सेम एलिमेंट जैसे प्रॉपर्टीज की है, बट मैंने कहा ना कि इनके इस ट्रायड में कुछ कमी रह गई। हाँ, कमी क्या रह गई जिसकी वजह से इसको बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया, अर्थात इसको ग्रुपिंग का अच्छा रूल नहीं माना गया। पहली कमी क्या लगी डॉपलर के ट्रायड में कि इस ट्रायड में ऑल नोन एलिमेंट्स, उस समय के जितने नोन एलिमेंट्स थे सबको फेल टू अरेंज, सबको हम ट्रायड में नहीं बना पा रहे थे, अर्थात जितने भी एलिमेंट्स थे सब ट्रायड में आ जाने चाहिए थे, ऐसा नहीं हो पा रहा था। और द लॉ डिड नॉट फुली इवन विद इन द सेम फैमिली, ये लॉ उस पे भी अप्लाई नहीं हो रहा जो सेम एलिमेंट्स थे। जैसे कि एग्जांपल है हेलोजेंस का। हेलोजेंस आप जानते हैं सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, इसलिए सब में क्या होता है, सब में लास्ट शेल में 7 होता है इनके सॉल्ट फॉर्मर्स के, ये सब क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। अब आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे जी, एवरेज निकालेंगे फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट है आपका फ्लोरीन जो कि 9 है और लास्ट है इसमें ब्रोमीन जो कि 80 है। अगर इसका आप एवरेज निकालेंगे 99 का एवरेज आ रहा है 49.5, तो आपके हिसाब से तो 49.5 आ रहा है, तो इसका वेट भी तो इतना आना चाहिए था ना। तो क्लोरीन का वेट तो उतना नहीं है, देखिए क्लोरीन का वेट कितना है एक्चुअल 35.5। तो इनके ट्रायड के हिसाब से सेम फैमिली में भी ये रूल अप्लाई नहीं हो पाता है। हेलोजन फैमिली का एग्जांपल दिया था मैं, उसमें भी ये रूल अप्लाई नहीं हो पाया, तो इसीलिए इस सिस्टम को क्या करना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। बस अच्छी बात ये थी कि किसी ने शुरुआत तो की एक क्लासेस बनाने की, ग्रुप बनाने की, जैसे इन्होंने 3 का ग्रुप बना दिया। इसके आगे निकल जाएंगे, इसके आगे निकल जाएंगे ये जॉन न्यूलैंड जी, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। जॉन न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया। क्या कहता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? इसमें बताया गया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करेंगे। इसका मतलब है पहला एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास 1 है तो दूसरे का 1 नहीं होगा, 1 से जब भी होगा बड़ा होगा। लेट्स से 2 है, मैंने अज्यूम किया है 2 है, ठीक। तो उसके बाद का एटॉमिक मास कितना होगा 3, उसका कितने बाद होगा फिर 4 एंड सो ऑन। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक जी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को रखा जाए 1 2 3 4। तो और ऐसे कितने एलिमेंट्स रखे जाएंगे 8 एलिमेंट। तो उन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट है, हर वो जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग एलिमेंट के जैसी है। स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर अ रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, एकदम कॉपी हो रही हैं। हाँ, जैसे हमने म्यूजिक में देखा था, म्यूजिक में हमने सुना होगा सा रे गा मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी। अब सात हो गए, देख लीजिए सा रे गा मा पा धा नी, फिर 8वां जो है वापस क्या आ गया सा रे, देखा। तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस में यहां से यहां तक क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मासेस की वेट बढ़ते हुए क्रम में रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे एटम्स को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया और देखा कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी नीचे वाले एलिमेंट के रिपीटेड के बराबर है। समझ गए ना? और इसलिए पहला ये क्या बन गया, एक बहुत ही शानदार टेबल बन गया, एक बहुत ही शानदार उन्होंने टेबल बनाया। देख लीजिए उस समय की धरती के जितने नोन एलिमेंट्स थे उन्होंने इस टेबल में पुट कर दी। अब आएगी, क्या इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, क्या इसको फ्यूचर के लिए मान लिया गया? तो कुछ पहले अच्छाई जानेंगे, फिर न्यूलैंड की भी क्या देखेंगे, कुछ बुराई। सबसे पहला न्यूलैंड का टेबल वर्क क्वाइट वेल और लाइटर एलिमेंट्स। याद रखिएगा जितने भी लाइट एलिमेंट्स थे जिनका वेट कैल्शियम से कम था उन पे ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यस। उनकी जो ये टर्म था, क्या चीज किस पे बेस बनाया था उन्होंने, कि एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग रखना है। तो एटॉमिक मास को एक प्रॉपर्टी के रूप में यूज करना, क्लासिफिकेशन के रूप में एकदम परफेक्ट था। ये दोनों बातें अच्छी थी, बट बाद में हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, अर्थात इनके भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फ्यूचर के लिए नहीं यूज किया। हाँ, फ्यूचर है पीरियोडिक टेबल, जो आप और मैं पढ़ रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल, तो उसके बनने की स्टेज है ना। सबसे आइए इनके भी रिजेक्ट होने का रीजन जानते हैं। रीजन ये था इनको रिजेक्ट करने का कि हेवियर एलिमेंट्स अप्लाई नहीं हो पाते। मैंने कहा कौन से एलिमेंट्स, जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर देन कैल्शियम है, उस पर ये अप्लाई नहीं हो। एटॉमिक मास ग्रेटर देन कैल्शियम पे इनका टेबल अप्लाई नहीं हो पाता। और न्यूलैंड ने कोबाल्ट को और निकल को एक ही स्लॉट में रख दिया था। क्यों एक रखा है, और वो भी किसके अंदर रख दिया है, हेलोजेंस के अंदर में। हेलोजेंस मतलब सॉल्ट के अंदर में जी। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है भाई, ये सॉल्ट नहीं बनता, ये नॉन मेटल्स नहीं है। हेलोजेंस होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं जी, हेलोजेंस नॉन मेटल्स होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो ये उनसे गलती होगी, ठीक है ना। तो ये देखना चाहते हैं टेबल में, चलिए मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा उनका टेबल और यहाँ हमसे गलती हुई, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा कोबाल्ट और निकल को एक में रख दिया। अब आप देख लीजिए मैंने हाईलाइट कर दिया, कोबाल्ट निकल को एक जगह रख दिया। अब अगले पीरियोडिक, अगले क्लासिफिकेशन करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। ये एक महान साइंटिस्ट है, डिमित्री इवानोविच मेंडली, या सिंपली मेंडली जी, आप इमेज में देख पाए। ये एक रशियन केमिस्ट हैं जिन्होंने तो कमाल कर दिया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना ही डाला। हाँ, पीरियोडिक टेबल बन जाएगा उस समय के नोन ऑल 63 एलिमेंट्स जी, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे, हाँ सबसे छोटे मास का एलिमेंट का सबसे आगे रखेंगे 1 का 2 3 4 5 6 7 और 8। तो उन्होंने 8 ग्रुप बनाए, इसका नाम रखा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो यहाँ पर उन्होंने टॉप पे क्या रखे, ग्रुप जिसको हम कॉलम नंबर कहते हैं। हाँ, और यहाँ पे क्या रखा, नीचे बनाया उन्होंने जी, यहाँ बनाया उन्होंने रो को उन्होंने नाम दिया पीरियड, और पीरियड रखे 6, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 4,
5 और 6, प्लस उन्होंने 6 पीरियड्स का और 8 ग्रुप्स का, जी 8 ग्रुप्स का एक टेबल बनाया। याद रखिएगा, ये जो ग्रुप्स हैं यही बताते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे इस ग्रुप में, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 3 ये चल रहा है, तो ग्रुप 3 G3 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। दे विल हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, ग्रेडेशन में हो सकती है प्रॉपर्टी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में होगी, पर प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। ये उन्होंने पहली बार खोज के निकाला, जो कि आगे मॉडर्न टेबल का काम आसान बना देगा। हाँ, मॉडर्न टेबल का काम इनकी वजह से ही आसान हो जाए। तो मेंडलीव के टेबल की सबसे बड़ी खास बात है इनका लॉ। क्या लॉ था इनका? तो उन्होंने बताया मेंडलीव जी ने कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, याद कर लीजिएगा ये लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी न्यूलैंड की लाइन को खड़े रहा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। कहा क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो पीरियोडिक होंगी। पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन इंटरवल बाद क्या होगी, बार-बार रिपीट करती रहेंगी। जैसे कि मैंने बताया था आपका क्लास का टाइम टेबल, एक सर्टेन इंटरवल बाद, एक समय बाद फिर से वो टाइम टेबल आएगा, फिर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। आइए एक शानदार सा पीरियोडिक टेबल देखते हैं, मेंडलीव बनाया हुआ। जी, ये पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव द्वारा। तो अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन की प्लेस आपको यहाँ दिखाई देगी। हाँ, ग्रुप 1 में दिखाई दे रही है हाइड्रोजन की प्लेस। इसके बाद आपको हीलियम दिखाई दे रहा होगा, लिथियम दिखाई दे रहा होगा। देखिए हाइड्रोजन का वेट जो है 1 है, एटॉमिक मास के बेसिस पर रखा गया है। और यहाँ से देखेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, हीलियम का 4, लिथियम का 6.7, बेरिलियम का 9.01, बोरॉन का 10। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर ये टेबल बनाया गया। तो ये तो सेम था जैसा न्यूलैंड ने बताया? नहीं, एकदम सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है क्योंकि इनके टेबल में उस समय के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, 63 नोन एलिमेंट्स थे, सारे के सारे 63 एलिमेंट्स के टेबल में फिट हो गए। और क्या खास बात है, आइए कुछ अच्छाइयां जो मेंडलीव के टेबल में थी इस टेबल में है वो हम जानेंगे। याद रखिएगा बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है इनके टेबल में। सबसे पहला है इन्होंने ग्रुप बनाए। मैंने बताया ग्रुप कैसे बनाए, जो कॉलम्स थे जी, जो कॉलम में लिखे थे, जिसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं जी, जिसको हम नीचे टॉप टू बॉटम भी ऐसे कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं, ऐसे 8 ग्रुप बनाए। ये ग्रुप क्या डिसाइड करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। जी, ऐसे कितने कॉलम थे? ऐसे वर्टिकल्स 8 कॉलम थे। जी, ये उन्होंने बनाया, डिस्कवर किया, एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की पहली बार। दूसरा, उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए। हाँ, कुछ एलिमेंट्स का नाम गैप में छोड़ दिया क्योंकि उस समय वो एलिमेंट्स उनको नहीं मालूम थे, पर उन्होंने वहां जगह छोड़ दी। जगह इसलिए छोड़ दी कि लेटर ऑन ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे। और आप जानते हैं क्या हुआ सच में? थर्ड पॉइंट देखिए, उन्होंने उस एलिमेंट्स को जो कि नहीं मालूम था उसको उसके आगे लिख दिया इका। क्या लगा दिया? इका। जैसे इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम। हाँ, इन्होंने एक एलिमेंट को बताया कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी। जानते हैं बाद में 1876 में वहां उन्होंने उसकी जो प्रॉपर्टी बताई थी वो सेम मिल गई। हमने इसका नाम दिया के। हाँ, उस समय जब डिस्कवर नहीं हुआ था, साइंस उतनी एडवांस नहीं थी, और बाद में वही हुआ जो उन्होंने कहा। उन्होंने उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पहले ही बता दिया था कि ऐसा एक एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर किया जाएगा, ऐसा उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। नाम आप डिसाइड करिएगा, उसने बस उसके आगे क्या लगा देता? इका। इका एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम के पहले जी। और उन्होंने स्पेस भी छोड़ दी थी उसके लिए। तो क्या कमाल के साइंटिस्ट थे, मतलब फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स भी उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था। और उस एलिमेंट्स को हमने जी, हम लोगों ने बाद में जब साइंस एडवांस हो गई तो उन्होंने सच में वैसे एलिमेंट्स, उसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स खोजे। नाम ये अलग बात है कि नाम हमने इका नहीं रखा, हमने नाम उसका अपना रख दिया जो मुझे समझ में आया। बट क्या मेंडलीव का टेबल हमने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मेंडलीव के टेबल में भी कुछ कमियां रह गई। आइए डिफेक्ट्स कुछ कमी जानते हैं। सबसे बड़ी कमी थी एनॉमलस पेयर। एनॉमलस मतलब होता है यूजुअल ना होना। जैसे हमने बताया कि मेंडलीव का टेबल जब बनाया गया था तो क्या ध्यान रखा गया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर रखेंगे, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा और हम लोग एलिमेंट्स को रखते जाएंगे। इसका मतलब है कि जब भी हम एलिमेंट मास नंबर 1 का रखेंगे तो अगला मास नंबर 2 होगा, उसके बाद वाला 3 होगा, उसके बाद वाला 4 होगा। यहाँ यहाँ 4 और यहाँ 3 नहीं अलाउड है जी। जब मास नंबर 4 होगा तो उसके बाद 3 अलाउड नहीं है, ये नहीं होगा। ये था एनॉमलस पेयर। क्या हो गया? कोबाल्ट और निकल के साथ यही गलती हो गई। कोबाल्ट जिसका मास ज्यादा था वो पहले रख दिया गया निकल से। देखेंगे, आइए मैं दिखाता हूँ। कोबाल्ट को पीरियोडिक टेबल में हाँ निकल से आगे रख दिया गया, जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा था। जरा मैं आपको टेबल में ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये रहा ऊपर, आप टेबल में देखेंगे, यहाँ आपको गलती मिलेगी। देखिए मेंडलीव जी से भी गलती हो रही है, इतने महान साइंटिस्ट। ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने आपके लिए। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कोबाल्ट का मास 58.9 है, जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा है। तो भैया वो पहले कैसे आ गया? कोबाल्ट तो पीछे होना चाहिए था ना। यहीं पर है एनॉमलस पेयर जी, यही है एनॉमलस। एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स जिनको क्या कर दिया गया? यूजुअल नहीं रखा गया है। मतलब ये वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं जो जो मेंडलीव के पूरे टेबल में है, वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर रखना। यहाँ पे उनकी ये प्रॉपर्टी काम नहीं आ रही है। समझ गए ना? हम लोग इसको कहते हैं एनॉमलस पेयर। एक और देखना चाहते हैं, वो है आर्गन और पोटेशियम का। यहाँ भी देखिए, एक और है आर्गन और पोटेशियम। मैंने हाईलाइट कर दिया स्क्रीन पे, आप देखिएगा। देखिए आर्गन का मास ज्यादा है भाई, आर्गन का मास 14 है और पोटेशियम का मास 39 है। तो भैया आर्गन पहले कैसे आ गया? इंक्रीजिंग में रखना था तो आर्गन के पहले पोटेशियम आना चाहिए था ना, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे पोटेशियम आगे होना चाहिए था ना, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बेस रखना था। तो ये एनॉमलस पेयर थे, यही गलती हो गई मेंडलीव के टेबल। मेंडलीव जी भी 100% करेक्ट नहीं है। और क्या गलती हुई? गलती हुई पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। चलिए आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन 12, ध्यान से देखिएगा, कार्बन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके मास नंबर डिफरेंट है। पर जो लिखा होता है सुपरस्क्रिप्ट, उसका मास नंबर कहते हो। मास नंबर तो डिफरेंट है,
पर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, सेम एटॉमिक नंबर। इसी को कहते हैं आइसोटोप। सेम एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के जिसके मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, हमने लिख दिया मास नंबर डिफरेंट है बट सेम क्या है, एटॉमिक नंबर है। हाँ, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस, ऐसे एलिमेंट्स को इसके टेबल में कोई जगह असाइन नहीं, दे आर नॉट असाइन प्लेस, ये भी एक मेंडली के टेबल की बात। और तीसरी कमी क्या है, तीसरा डिफेक्ट क्या है कि केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स जो एक जैसे नहीं है प्रॉपर्टी में, तो वो एक जैसी जगह पे क्यों है, जैसे कॉपर और सिल्वर को, कॉपर को और सिल्वर को रखा गया था अल्कली मेटल के रूप में, जबकि कॉपर जो है वो अल्कली नहीं है, अल्कली अर्थ मेटल है। ध्यान से सुनिए, अल्कली अर्थ मेटल है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी इनसे मुकाबले अलग है, इतने रिएक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू अल्कली आर वेरी रिएक्टिव मेटल, इनसे कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है। तो उन दोनों को क्या कर दिया गया, एक ग्रुप में रख दिया गया, तो ये तो गलत है, एक ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। और एक समस्या पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की आती है, हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन अ फिक्स पोजीशन। कंफ्यूजन ये थी कि ग्रुप 1 में रखा जाए क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि ग्रुप 7 में रखा जाए, ये इनकी प्लेस थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मेंडलिक टेबल में एक फिक्स पोजीशन न दिया, ये बहुत बड़ी कमी रह गई मेंडलिक जी के टेबल में, ठीक है। आइए इन सब का करेक्शन, इन सब का सुधार करने वाले ये एक मामूली से आदमी श्री श्री हेनरी, अब आप कभी नहीं भूलेंगे हेनरी मुर्गी साहब को, ठीक है। हेनरी मुर्गी को देखते हैं क्या दिखाना उन्होंने, ही फाउंड दैट एटॉमिक नंबर इज अ बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास को एज क्लासिफिकेशन हम यूज नहीं करेंगे और इसके बदले क्या यूज करेंगे, एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एटॉमिक के नंबर के बेसिस पे क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, नाम रखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, की फादर ऑफ मॉडर्न टेबल है हेनरी मुर्गी। अब नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इनके टेबल में क्या खास बात है, तो एक वर्ड का बस चेंज है, हेनरी के पीरियोडिक लॉ का ही कॉपी है जी। मॉडर्न टेबल में क्या खास बात है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of elements are periodic function of atomic number, only atomic number word है बस नया। इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 3 4 5 ऐसे करके रखें, अर्थात इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर किस बार टेबल बनेगा, एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस बनेगा। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है जो मॉडर्न टेबल को बनाती है, बस इसी से बना है पूरा पीरियोडिक टेबल। आइए पीरियोडिक टेबल को मैं आपको स्क्रीन पे बड़ा भी करके दिखा, याद रखिएगा इस टेबल से पाला आपका अब पूरे जीवन पढ़ने वाला है अगर आप साइंस लेने वाले हैं एलिमेंटल में। केमिस्ट्री विल बिकम अ मिस्ट्री इफ यू डोंट नो पीरियोडिक टेबल। ठीक, ये रहा, देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या खास बात है मॉडर्न टेबल की, मॉडर्न टेबल में जो ग्रुप है जी, ग्रुप है अब वो 18 हो चुके हैं जी, 18 ग्रुप्स हो चुके हैं, ग्रुप हो गए हैं 18। ये रहा ग्रुप 1 2 3 4 5 6, समझ गए, 18 ग्रुप हो गए। और पीरियड कितने हैं मॉडर्न टेबल में, पीरियड जिनको हम रो के नाम से जानते हैं जी, जिनको हम रोज के नाम से जानते हैं, 7 पीरियड्स हैं। देख लीजिए, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड तक बनाए हैं। और क्या खास बात है, देखिए ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स हैं जिनको मॉडर्न टेबल में जगह नहीं मिल पाई। हाँ, ये बड़ा गजब का टेबल है। तो सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो मेंडलीव के टेबल में थी उन सबको दूर कर दिया गया। हाँ, बड़ा यूनिक टेबल था। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को जगह मिल गई, क्योंकि आइसोटोप्स की प्रॉब्लम इसलिए खत्म हो गई क्योंकि मेंडलीव के टेबल में एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया था, एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया था क्लासिफिकेशन के लिए, जबकि मॉडर्न टेबल में हम एटॉमिक नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर यूज करेंगे तो सब तो सेम प्लेस में आ जाएंगे ना। जैसे ही आप कार्बन को याद करिए, कार्बन 12 एटॉमिक नंबर 6, कार्बन 14 एटॉमिक नंबर 6, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है ना भाई, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो उनकी प्लेस तो फिक्स हो गई, दे विल गिवन 1 प्लेस। आइसोटोप्स की पोजीशन का समस्या खत्म हो गया। और जो एनोमलस पेयर की प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी जस्टिफाइड हो गई। हाँ, एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा था जी, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा निकल से, और उसको आगे रखा था मेंडलीव टेबल में। और यहाँ उसकी समस्या नहीं है क्योंकि हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सारा काम कर रहे हैं, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे काम करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर पहले आएगा। काम कर, कोबाल्ट का नंबर पहले आ रहा है, जस्टिफाइड हो गया, तो गलत नहीं है इसका मतलब कोबाल्ट, समझ गया ना। तो प्रॉब्लम ऑफ एनोमलस पेयर भी खत्म कर दिया, ठीक है। एनोमलस पेयर में प्रॉब्लम ये रहा, देखिए आप ध्यान से देखिए, कोबाल्ट का और निकल का झगड़ा समाप्त, एनोमलस पेयर की समस्या। हाँ, ध्यान दिया आपने। और किसकी प्रॉब्लम थी, किसकी प्रॉब्लम थी, आर्गन की प्रॉब्लम थी। देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और पोटेशियम का एक समस्या खत्म। जो मेंडलीव टेबल था उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आर्गन को आगे क्यों रख रहे हैं पोटेशियम से, है ना, ये था ना प्रॉब्लम एनोमलस पेयर में। तो आर्गन का एटॉमिक मास था 40 और इसका था 39, तो इस वजह से वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। इस हिसाब से तो पोटेशियम आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे सब जवाब मिल गया है क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पर रखा ही नहीं गया है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा है। देखिए 18 है इसका नंबर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इसका कम है। आपने हाइड्रोजन के बारे में जरूर सुन रखा है, और क्या आप जानते हैं हाइड्रोजन की सबसे बड़ी विपदा क्या है, हाइड्रोजन को रखे कहां, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो। कोई कहता है कि ग्रुप 1 में होगा, कोई कहता है कि ग्रुप 17 में होगा। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 17 बेचारा हाइड्रोजन जाए तो जाए कहां। देखिए ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 ये रहा ग्रुप 1। ग्रुप 1 में, यस, ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कली मेटल्स होते हैं। कौन से होते हैं यहां पर, अल्कली मेटल्स।
अरे भाई कोई कली फूल की कली नहीं है ये, वो मेटल्स जो सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम अल्कली। हाँ कोई एग्जांपल भी दे देता हूं, लिथियम का एग्जांपल ले लो, सोडियम का ले लो, पोटेशियम का ले लो, ये हैं अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 में। तो हाइड्रोजन को इस ग्रुप में रखा गया है। और कुछ लोग कहते हैं ना ना हाइड्रोजन का ये ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप 17। ग्रुप 17 कौन है? ग्रुप 17 है हेलोजेंस का। हाँ भाई हेलो मतलब सॉल्ट फॉर्मर्स। इसमें कौन आता है? इसमें आता है आयोडीन, ब्रोमीन। हाँ इसमें ये गैसेस आती हैं जो एक्चुअली सॉल्ट फॉर्म करती हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रोजन को कहां रखें? वैसे आपके टेबल में देखेंगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। कहां पर? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट टेबल में जी, पहले ही ग्रुप में, पहले ही पीरियड में पहला ही एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो झगड़ा किस बात का है? तो झगड़ा शुरुआत कहां से हुई? झगड़ा शुरुआत हुई जब पहली बार एक टेबल आया जी, पहली बार एक टेबल आया जो मेंडलीव ने लाया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, क्या कहा? पीरियोडिक टेबल का कांसेप्ट क्लियर नहीं है? बस टाइप करो पीरियोडिक टेबल आईसीएसई क्लास 9 बाय सर तरुण रूपानी। हाँ मेरे बनाए लेटेस्ट वीडियो आपको उसमें जरूर मिल जाएंगे। हाँ मैं आपके लिए ही एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहा हूं, ये किसी सीबीएसई या एनसीईआरटी या और किसी का कंटेंट नहीं है, ये आपकी बुक से कंटेंट निकाला गया है और एक्सक्लूसिव कंटेंट है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मेंडलीव ने पहला जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो एटॉमिक मासेस के बेसिस में बनाया था। तो उसमें उन्होंने हाइड्रोजन को पहली पोजीशन पे रखा और वहीं से डिबेट शुरू, वहीं से झगड़ा शुरू। झगड़ा किस बात का? कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो ग्रुप 1 जैसी भी है जो मैंने दिखाया, जिसमें अल्कली मेटल्स आते हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो सिमिलर टू ग्रुप 17 जैसी है, ग्रुप 17 मतलब हेलोजेंस के जैसी है। तो यही तो झगड़ा है, यही तो लड़ाई है कि हाइड्रोजन को रखे कहां, ग्रुप 1 में रखे कि ग्रुप 17 में रखे। आपको ध्यान होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। याद रखिएगा ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, लंबे लंबे यस वर्टिकल कॉलम होते हैं। और ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है वैलेंस शेल का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो थॉमसन जी हाँ जो बाद में आए उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हाइड्रोजन की पोजीशन ही सबसे अलग कर दी जाए। क्या कर दिया जाए? हाइड्रोजन को टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रख दिया जाए, बवाली खत्म। तो मॉडर्न टेबल जो रखा गया उसमें उसकी सिमेट्री भी डिस्टर्ब नहीं होगी और जो ग्रुप 1 है उसमें हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ग्रुप को यस ऐसे हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया, ऐसे कर दिया और उसके नीचे कर दिया ग्रुप को, तो अलग कर दिया, टॉप ऑफ द टेबल कर दिया, समस्या खत्म। आइए अब समझाते हैं कि प्रॉब्लम हुई क्यों हाइड्रोजन को रखने की प्रॉब्लम, पोजीशन की प्रॉब्लम क्यों आई, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां रखे। तो प्रॉब्लम इसलिए आई कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स, हाँ मैंने बताया हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, अल्कली मेटल्स भी ग्रुप 1 में है, दोनों का ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में जो अल्कली मेटल्स है उसमें सोडियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। तो क्या सिमिलरिटी दोनों में? हाइड्रोजन का लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। लिथियम में लास्ट शेल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के लास्ट शेल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी क्या कर रही है? मैच कर रही है। सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये रहा हाइड्रोजन और ये तीनों हैं आपके अल्कली, यस अल्कली मेटल्स। यही है पहली सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। हाँ भाई इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सब में दिख रहा है कि 1 1 1 1, तो इसलिए भी दोनों में क्या है? सिमिलरिटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिमिलरिटी है, वैलेंसी में भी सिमिलरिटी है। वैलेंसी, हाँ भाई कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। हाँ वैलेंसी अगर आपको याद नहीं है तो आपके लिए आगे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होने वाली है। ये चैप्टर एक्चुअली बेसिक चैप्टर्स हैं। अगर आप फ्यूचर में यस अब आप सीनियर क्लासेस में 10th में 11th में 12th में साइंसेस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लाइफ में आगे साइंस को एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपका बेस होगा और इसको मिस एकदम मत करेगा। ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करने वाला है, आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो अल्कली मेटल्स मैंने बताया, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 में पाए जाते हैं और उसी तरह से हाइड्रोजन भी ग्रुप 1 में पाया जाता है और इन दोनों की वैलेंसीज होती हैं 1। आयन कैसे फॉर्म करते हैं? तो दोनों ही अल्कली मेटल्स की बात करो चाहे हाइड्रोजन की बात करो, दोनों क्या करते हैं? कैटायंस फॉर्म करते हैं। कैटायन क्या होता है सर? कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस। कैसे? क्योंकि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। देखिए हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया पॉजिटिव आयन। लिथियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया पॉजिटिव आयन। सिमिलरली सोडियम एंड सो ऑन। तो सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। ठीक है, अब आता है रिड्यूसिंग पावर अर्थात रिडक्शन की एबिलिटी। तो अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अच्छा आप कहेंगे सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अरे भाई वो जो ऑक्सीजन रिमूव कर ले उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए हाइड्रोजन इस कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन छीन लेगा। देखिए कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया और बना दिया कॉपर, और खुद को हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया और बना दिया वाटर। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन चुरा लिया कि नहीं चुरा लिया? क्या कहते हो? एकदम। यही चीज सोडियम भी कर रहा है जो कि एक अल्कली है। अल्कली भी सेम प्रोसेस कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? इसका ऑक्सीजन चुरा ले रहा है और कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जो काम अल्कली कर रहा है वही काम हाइड्रोजन कर रहा है। अगेन सिमिलरिटी, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। बर्निंग, याद रखिएगा हाइड्रोजन एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन में बर्न हो जाता है और हाइड्रोजन अपना एक ऑक्साइड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड को हम लोग वैसे तो वाटर बोलते हैं, पर आप इसको क्या पढ़ेंगे? H2O। क्या कहते हैं इसको? क्या बोलेंगे? आपको इसका केमिकल नेम बताना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ मेरे राइजिंग स्टार, व्हाट इज केमिकल नेम फॉर H2O? वाटर मत बोलिएगा, वाटर इसका कॉमन नेम है, आपको इसका केमिकल नेम बताना है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब करके जरूर बताइएगा केमिकल नेम फॉर H2O। तो ये हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन जब बर्न करती है तो पॉप्सॉन बनाती है। क्या और अल्कली मेटल्स जैसा करते हैं क्या? जवाब है हाँ। लिथियम जब बर्न करती है तो लिथियम मोनोऑक्साइड बना देती है।
सोडियम जब बॉन्ड करती है ऑक्सीजन में तो सोडियम परऑक्साइड बनाती है। तो इसका मतलब है हर एक ग्रुप 1 का मेटल क्या करता है, यस, एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर अपना ऑक्साइड बनाता है, जो कि हाइड्रोजन भी कर रहा है। यहां भी सिमिलर हो गया, तो अब जाए कहां इतनी सारी सिमिलरिटी। हाँ भाई, अब आता है एक्शन विद एयर। अगर अल्कली मेटल्स को, जो कि बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाँ इसीलिए ग्रुप 1 में रखा गया है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनको रखने के लिए आप ओपन एयर में नहीं रख सकते हैं। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि एयर में भी क्या कर सकते हैं, टार्निश कर जाते हैं। ऊपर की सरफेस इनकी क्या होती है, ऑक्सीजन से कोट हो जाती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बोनेट्स बना देते हैं, सल्फाइड्स, ये बहुत क्विकली क्या करते हैं, अपने आप को रिएक्ट कर देते हैं एनवायरमेंट से। इसीलिए इनको रखने का क्या तरीका है, क्या आप जानते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को कहां स्टोर किया जाता है जी, इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। एक एग्जांपल दूं, क्या सुन के आश्चर्य करोगे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को स्टोर करने के लिए केरोसिन के जार में, हाँ वही घासलेट मट्टी का तेल, उसके अंदर रखना पड़ता है। पानी में भी रखेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा। सच में पानी में तो रख ही नहीं सकते, और हाथ तो आप लगा ही नहीं सकते, आग लग जाएगी आपके हाथ में। तो इतना रिएक्टिव है, आप समझ लीजिए। आइए, कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन या अल्कली मेटल्स दोनों ही नॉन मेटल से कंबाइन हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन अपना ऑक्साइड बना सकता है, ऑक्साइड एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन सल्फर से कंबाइन कर सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना सकता है। क्लोरीन से कंबाइन कर सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर सकता है। सिमिलरली सोडियम भी, यस, एक अल्कली मेटल सोडियम है, वो भी यही सब कुछ कर सकता है। दे फॉर्म क्या, दे कंबाइन विद द नॉन मेटल टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स। तो यहां तो सिमिलरिटी होगी, इसका मतलब है हाइड्रोजन इज सिमिलर टू अल्कली मेटल्स। ना, थम जा, ठहर जा। आइए अब इसकी सिमिलरिटी आपको बताने वाले हैं। ग्रुप 17, हाँ ग्रुप 17 का एक स्पेशल नाम मैंने बताया था, हैलोजन। ये 17 नंबर का ग्रुप होगा, 17वें नंबर, 17 नंबर पे डाउनवर्ड जाना पड़ेगा। ग्रुप हमेशा ऐसे वर्टिकल चलता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 17th है ग्रुप, यस, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें मिलेंगे आपको कौन, उसमें मिलेंगे हैलोजन, जिसमें होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। हाँ ये सब सॉल्ट फॉर्मर्स हैं। तो अब इनसे भी सिमिलरिटी है इसकी। अब आप चक्कर खा जाएंगे। हाँ अब आप परेशान हो जाएंगे, सर ये इनसे भी सिमिलर है क्या? हाँ भाई सिमिलर है, मैं प्रूव करता हूं। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे देखते हैं। तो हाइड्रोजन की और हैलोजेंस की दोनों में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट इनर्ट गैस। अब हाइड्रोजन के बाद जो अगली इनर्ट गैस है वो है हीलियम। हीलियम का पहला ही शेल 2 है और वो भी कंप्लीट है। हाइड्रोजन उससे 1 कम है, 1 लेस। अब आप फ्लोरीन की बात करिए। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करता है, मैंने बताया था, ग्रुप 17। जी हाँ, ग्रुप 17। यहां पर है फ्लोरीन, यहां पे है क्लोरीन। हाँ भाई यहां पर है, ये लोग हैं ग्रुप 17, जिसको हम लोग हैलोजेंस कहते हैं। तो ये भी अगले ही बार में क्या है, नियॉन है। इसके बाद एक एलिमेंट, इसके एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी कम है। तो इसका मतलब सिमिलर हो गया। सिमिलरिटी क्या मिली कि चाहे हैलोजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन कम है अपनी अगली इनर्ट गैस से। देखिए जैसे क्लोरीन की अगली इनर्ट गैस कौन है, आर्गन। हो गया सिमिलरिटी, फंस गए। हाँ ये दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 है। तो इनकी भी वैलेंसी क्या है, 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि जब 7 लिखा है तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो वैलेंसी 1 हो गई। तो वैलेंसी हाइड्रोजन की भी 1 है और इनकी भी 1 है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। अभी मैंने बताया दोनों, यस, दोनों क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो बोथ शो टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयंस। अब एन आयंस क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। जी हाँ, नेगेटिव आयंस, ठीक है ना। इनमें खास बात क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को और मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लें ठीक, तो इनका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट या कंप्लीट हो चुका होगा, इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगा। और क्या खास बात है, ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के हैं। हैलोजेंस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों भाई, क्योंकि ये लोग नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, रिमेंबर कर लीजिए, मैं पूछूंगा इसके बाद। हाँ मैं आपसे वीडियो के बीच में पूछूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एग्जांपल दो। तो मेटल्स याद रखिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और नॉन मेटल्स, तो ये नॉन मेटल्स के ग्रुप में है, ग्रुप 17 इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आइए कुछ और पहचान है, कुछ और भी इनका सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी है फिजिकल स्टेट। तो हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन वो भी गैस है, तो हाइड्रोजन भी एक गैस है, गैसियस नेचर है इन सबका, ये भी सिमिलरिटी है। आइए एटॉमिसिटी से पहचानते हैं। अभी पूछेंगे एटॉमिसिटी क्या होती है, अरे भाई नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल। तो 2 एटम के बिना हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकती। तो एटॉमिसिटी इसकी क्या है, 2 है। तो हैलोजेंस की भी एटॉमिसिटी क्या है, 2 है। ये लोग डाई एटॉमिक हैं, अर्थात 2 एटम से मिलकर बने हैं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में देखिए I2, H2, F2, Cl2 क्या साबित करता है, डाई एटॉमिक, दोनों में सिमिलरिटी। तो आ गया ना बच्चा, हो गया ना परेशान कि सर क्या करें, कहां रखें, क्या कहते हो। तो इसीलिए थॉमसन की बात मानो। थॉमसन ने सही कहा था कि इसको पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न वाला पीरियोडिक टेबल है, उसमें सबसे ऊपर रख दो। ग्रुप 1 को टच मत करो, ग्रुप 1 के ऊपर देखो, ठीक है, ग्रुप 1 के भी ऊपर रख दिया है। अब क्या डिफरेंस है इनका अल्कली के साथ और यस हैलोजेंस के साथ, तो इन दोनों से डिफरेंस भी है। डिफरेंस यह है कि हाइड्रोजन जो होता है, यस, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके पास सिर्फ एक शेल होती है, और वो है शेल नंबर 1, वो भी इनकम्प्लीट। पहली शेल भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पहली शेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके पास पहली शेल में भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा अल्कली मेटल्स की बात करो चाहे हैलोजेंस की बात करो, इन सब में 2 या 2 से अधिक शेल है। लो दोनों से डिफरेंट भी है, लो समझ आ गई ना, दोनों से डिफरेंस है। और हाइड्रोजन का जब ऑक्साइड बन जाता है तो वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, जबकि हैलोजेंस के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, आगे जाके एसिड फॉर्म कर देते हैं, जबकि अल्कलीज के ऑक्साइड्स, ठीक है, अल्कलीज के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, आगे जाके बेस बन जाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड जो है, यस, सोडियम परऑक्साइड जिसे कहते हैं, वो आगे जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है, अल्कली है, ठीक है। अब आते हैं किसने खोजा, किसने बताया, तो डिस्कवरी हाइड्रोजन की हेनरी कैवेंडिश के नाम पे जाती है।
वैसे हेनरी कैवेंडिश से पहले रॉबर्ट बॉयल ने इसे बना तो लिया था, पर उनका नाम नहीं है डिस्कवरर में, इसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। और हेनरी कैवेंडिश ने इसका नाम रखा था उस समय इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब जिसमें फ्लेम निकलती है, जिसमें आग निकलती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये कंबस्टिबल गैस है, हाँ, खुद जलने वाली गैस। सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है, सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन है, जलने में मदद करती है ये नहीं कहा मैंने, जल जाती है मैंने ये कहा, हाँ, ये खुद जल जाती है। तो इट इज ऑन द अकाउंट ऑफ द एबिलिटी टू फॉर्म वाटर, क्योंकि ये वाटर भी फॉर्म कर सकता है। लेवॉइजर ने इसका नाम, जी हाँ, नाम जो इसका हाइड्रोजन है वो लेवॉइजर नाम के एक साइंटिस्ट ने दी। ठीक है, तो आज हम जो मॉडर्न नाम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन, हम इनफ्लेमेबल गैस नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, लेवॉइजर ने इसका नाम दिया था। तो कहां पाई जाती है हाइड्रोजन? तो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, इवन वोल्केनिक गैसेस के रूप में भी पाई जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर में 0.01%, बाप रे, 1 भी नहीं, 0.01% है सिर्फ। ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 कम है। वैसे अच्छा है क्योंकि इतनी जहरीली गैस नहीं होनी चाहिए। और आप सन की बात करेंगे या स्टार्स की बात करेंगे तो आप तो जानते ही हैं, सन एंड स्टार आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। मालूम है ना, वहां जो इतनी आग है सन में, वो कहां से आई है? इस हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में भी बहुत पाया जाता है। हमारे जो आसपास प्लांट एनिमल टिश्यूज है, इवन हमारी जो टिश्यूज है, यस, ये भी टिश्यूज किससे बनी हुई है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनी है। जी हाँ, आपकी बॉडी टिश्यूज, नहीं जानता आपको ना। और हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट है सारे एसिड का। आप कोई भी एसिड का मुझे नाम लेके बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई एसिड नाम लो, तो सारे एसिड में आपको हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। एन एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हर एसिड में पाया जाएगा, अल्कलीज में पाया जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स में, इवन प्रोटीन में भी पाया जाएगा। और हमारे वाटर में, हमारे चारों तरफ आसपास जो पानी है उसमें भी, यस, पानी का फॉर्मूला क्या था? H2O। मिल गया ना हाइड्रोजन, तो 11.1% उसमें क्या है? हाइड्रोजन है। आइए, हाइड्रोजन तो पता चल गया कहां कहां पर है, पानी में है, एसिड में है, अल्कली में है, तो क्यों ना इन्हीं से बना लिया जाए, क्यों ना इसी में से ही हाइड्रोजन निकाल लिया जाए। हाँ भाई, निकाल सकते हैं, पानी से भी निकाल सकते हैं। पानी से निकालने का तो आसान तरीका है, आप क्या करिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर दीजिए, वाटर में करंट पास कर दीजिए, वाटर हाइड्रोजन भी दे देगा और ऑक्सीजन भी दे देगा। हाँ भाई, आसान तरीका है। पर हम आपको बताने वाले हैं अब एसिड का, सॉरी, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाने वाले हैं। हम जो रिएक्शंस करेंगे, सारे रिएक्शंस में क्या होगा? मेटल अबव हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये है हमारा रिएक्शन। बार बार अब ये रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, मैं इसी रिएक्शंस पे फोकस करूंगा। क्या होगा? वो सारे मेटल्स जो रिएक्टिव मेटल्स हैं हाइड्रोजन के ऊपर एक्टिविटी सीरीज में, उनका रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ और निकलेगा सॉल्ट और निकलेगा हाइड्रोजन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पोटेशियम। थोड़ा कलर पे ध्यान दीजिएगा और रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन जितने मैं करा रहा हूं उसके अलावा कोई रिएक्शन तुम लोग मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे राइजिंग स्टार, मेरे सच्चे स्टार्स जो हैं, यस, ईमानदारी से डटे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं आपके साथ ये पूरा चैप्टर वन शॉट में, जी हां, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, वन शॉट में ये पूरा चैप्टर तुम्हें फिनिश करा दूंगा। इसीलिए डटे रहना मेरे साथ, ठीक है ना? और नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट चीज जो मिलती जा रही है। क्या कहा? नोट्स की टेंशन है, नोट्स की टेंशन मत लेना, ये नोट्स मैं तुमको अवेलेबल करा दूंगा। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर चुके हैं, याद रखिएगा, इस चैनल में कोई भी चीज का चार्ज हम आपसे नहीं ले रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री है, हर कुछ फ्री है, नोट्स फ्री है, लेसन वीडियोस फ्री है, लाइव सेशंस फ्री है, प्रीवियस चैट फ्री है। हाँ, और बस सिर्फ आपका प्यार, आपका पूरा विश्वास मुझे चाहिए। ये सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट आईसीएसई स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं, जी हाँ, आपके लिए बनाए गए हैं। चलिए पोटेशियम से स्टार्ट करता हूं। तो पोटेशियम को अगर पानी में ऐड करेंगे तो पोटेशियम अपने आप में एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, सबसे रिएक्टिव मेटल एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। तो जैसे ही पानी में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? एक सिल्वर ग्रे एक ग्लोब्यूल बन जाएगा। एक सिल्वर ग्रे क्या बन जाएगा? दाना बन जाएगा, ग्लोब्यूल बन जाएगा। और पानी के ऊपर क्या करेगा? तेजी से डैश करने लगेगा, तेजी से जिगजैग 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 मूव करने लगेगा। आप पकड़ नहीं पाएंगे इसको, ये बहुत ही तेज रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये रहा वो रिएक्शन, ये रहा, पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। निकल गई हाइड्रोजन गैस। तो मैंने यही कहा था कि मेटल को रिएक्ट कराएंगे वाटर से, क्या निकलेगा? सॉल्ट ना लिख करके मुझे लिखना चाहिए था, निकलेगा एक बेसिक गैस, बेसिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, मैं दोनों लिख दे रहा हूं, ऑक्साइड भी निकलेगा आगे जाकर के, या हाइड्रोक्साइड निकलेगा और प्लस निकलेगा हाइड्रोजन। मेटल वाटर प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाँ, सॉल्ट नहीं, प्लीज माइंड इट, सॉल्ट नहीं करेंगे। ये रहा बेसिक हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन से कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेगा? तो जब इसे आग लगाएंगे तो देखेंगे जब ये जल रहा होगा तो ये लिलियक कलर की फ्लेम निकालेगा। लिलियक वॉयलेट पर्पल कलर का जो कलर होता है, यस, लिलियक कलर का ये फ्लेम पैदा करेगा। और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, यस, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, वो तो आप मालूम बबल के रूप में निकलने लगेगी। और जो सोल्यूशन बचेगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोल्यूशन एक कलरलेस सोपी एल्कलाइन सोल्यूशन हो। टेस्ट करना चाहते हैं तो हाथ में टच करके देख लीजिएगा, देखेंगे कि ये सोपी महसूस करेंगे, जैसे साबुन होता है घर में, जी हाँ, वैसा ही होगा। एक और ध्यान देना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, KOH को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये अल्कली है कि नहीं है, तो आप रेड लिटमस ले आइए। रेड लिटमस को क्या कर देगा? ये ब्लू कर देगा, जी, टेस्ट हो जाएगा कि ये एक अल्कली है, ठीक है। और पोटेशियम के साथ सावधानी ये बरतनी है कि पोटेशियम को एयर में नहीं रखना है, क्योंकि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, एयर में भी क्या करता है? कैच फायर कर जाता है। इसीलिए उसको क्या करते हैं? एक इनर्ट लिक्विड में, केरोसिन में रखते हैं। और दूसरा चीज है, इसको आइस फायर टोंग से या टोंग से टच करते हैं, हैंड से भी टच नहीं करते। अरे हाथ में चल जाएगा भाई, तुम्हारे हाथ में छूते ही क्या हो जाएगा? हाँ, हाथ जल जाएगा। सोडियम, पोटेशियम के बाद अगला मेटल है सोडियम। जैसे जैसे नीचे आते जाऊंगा आपको एक्टिविटी सीरीज में, जैसे जैसे नीचे के मेटल पढ़ते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी स्लो होती जाएगी। तो सोडियम
पानी में फ्लोट करने लगेगा। सोडियम जब पानी से रिएक्ट करेगा तो ये सिल्वरी ग्लोब्यूल्स बनाएगा, सिल्वर के बॉल्स बनाएगा और ये भी तेजी से पानी में डार्ट करता रहेगा, घूमता रहेगा। रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा लेस विगरस होगा पोटेशियम के कंपैरिजन में। और यहां पर भी क्या होगा, सोडियम पानी से कंबाइन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि अल्कली है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कलर ऑफ द फ्लेम याद करना बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम के केसेस में कलर ऑफ द फ्लेम क्या होगा, तो आपको कलर ऑफ द फ्लेम याद होना चाहिए गोल्डन येलो। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट हम करने जा रहे हैं। याद रखिएगा हम सीक्वेंस में नीचे आ रहे हैं। हमने टॉप मोस्ट सबसे रिएक्टिव देखा, सबसे रिएक्टिव पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम। अब हम करने जा रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी पानी से रिएक्ट कर जाएगा और कैल्शियम थोड़ा हैवी होता है, सिंक कर जाएगा। रिएक्शन थोड़ा लेस विगरस होगा सोडियम के कंपैरिजन में और कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन एक अल्कली फॉर्म करेगा और ये अल्कली है, टर्बिड सा होगा, व्हाइटिश सा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। अगर चेक करना चाहते हैं कि अल्कली है कि नहीं है तो बस क्या करो, रेड लिटमस पेपर को सामने ले आओ, ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू। तो अभी तक हमने पहले 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया, पोटेशियम सबसे रिएक्टिव, सोडियम उससे कम रिएक्टिव, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव। अब हम उससे नीचे आ रहे हैं और अब देख रहे हैं इनके लिए आप कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाओगे, इनके लिए आपको हॉट वाटर चाहिए। हाँ, कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा, तो मैग्नीशियम को रिएक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, हॉट वाटर, तो वो भी बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन हाइड्रोजन रिलीज करेगा। क्या मैग्नीशियम को स्टीम से रिएक्ट करा सकते हैं, बॉइलिंग वाटर से भी ऊपर क्या हो सकता है, स्टीम। अब तो यस, अब ये और इंटेंसली रिएक्ट करेगा और एक डेज़लिंग व्हाइट लाइट, जो फुलझड़ी में लाइट जलती है कि नहीं, हाँ दिवाली में आपने फुलझड़ी जलाई होगी, तो जो चिंगारी निकलती है जो बस वो मैग्नीशियम लाइट, जी हाँ, तो उसी तरह की डेज़लिंग व्हाइट लाइट पैदा करता है मैग्नीशियम जब वो स्टीम से रिएक्ट करता है। देखिए तब हाइड्रोक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा एंड अगेन हाइड्रोजन गैसेस, इसलिए मैंने दोनों लिखवाया था, आपको याद करिएगा। ठीक है ना, अब इसके आगे अब हॉट वाटर से काम नहीं चलने वाला है। अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हमको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, स्टीम या हॉट वाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्टीम को रिएक्ट चाहिए एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम को स्टीम से रिएक्ट कराएंगे तो 800 डिग्री तक हीट करना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम एक बहुत ही स्टेबल टाइप का मेटल है। हाँ, एल्यूमिनियम आगे जाके बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये रहा Al2O3। ये जो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ये इनएक्टिव लेयर फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग सी फॉर्म करता है, जिसके बाद एल्यूमिनियम फर्दर रिएक्शन करना बंद कर देता है और ये व्हाइटिश कोटिंग क्या करती है, फर्दर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना रोक देती है। तो इसीलिए मैंने कहा एल्यूमिनियम इज नॉट अ गुड सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। और क्या कर सकते हैं, जिंक का रिएक्ट कर सकते हैं, जिंक इससे भी नीचे आएगा। जिंक को रिएक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा। जिंक को पहले हीट करो और हाइड्रोजन से ये स्टीम के ऊपर पास करो, हीट एंड स्टीम दोनों चाहिए। तो जैसे से नीचे आते जा रहे हैं रिएक्टिविटी के लिए और ज्यादा मशक्कत और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इस बार क्या होगा, जो जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जिंक से जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्साइड नहीं निकलेगा क्योंकि अल्कली नहीं है, तो हाइड्रोक्साइड नहीं निकलेगा, जिंक ऑक्साइड निकलेगा। और ये इसकी खास बात क्या होती है, जब इसको हीट करेंगे तो येलो रहेगा और जब ये कूल हो जाएगा तो व्हाइट, तो येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट ऑन कूलिंग, ये जिंक ऑक्साइड की पहचान है। नेक्स्ट आयरन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, आयरन को पानी से रिएक्ट कराएंगे तो आयरन तो और रिएक्टिव कम होता है। आयरन को रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एक्सट्रीमली हीट करना पड़ेगा, एकदम रेड हॉट करना पड़ेगा, या एकदम गरम दम लावा की तरह आयरन को पिघलाना पड़ेगा, रेड हॉट करना पड़ेगा। और साथ में पानी से रिएक्ट नहीं करना है, स्टीम से रिएक्ट करना है। क्या फॉर्म करेगा, ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड। क्या चीज, ये रहा ट्राइफेरिक, Fe3O4 प्रोड्यूस करेगा, ये है ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज। ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जरा ये सिंबल देखिए, ये सिंबल बताता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहां पर भी क्या दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं रिएक्टिविटी विद वाटर के साथ कम होती जा रही है। ठीक है, और पानी अब कोल्ड वाटर के बजाय हॉट वाटर से, हॉट वाटर के बजाय बॉइलिंग वाटर से, बॉइलिंग वाटर के बजाय स्टीम से रिएक्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद अगर कोशिश करेंगे और जो एलिमेंट्स बिलो द एक्टिविटी सीरीज है उसके बाद क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। बिलो द एक्टिविटी हाइड्रोजन चले जाएंगे एक्टिविटी सीरीज में, तो उनको वाटर से रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सोचिए आपके पास जो गोल्ड रिंग है, हाँ जो कान में जो गोल्ड की हम लोग जो पहन लेते हैं, हाँ ईयर रिंग पहन लेते हैं, क्या कहते हैं, क्यों पहनते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, क्योंकि हमको मालूम है वो नोबल मेटल्स हैं, पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। पानी में हाथ चला जाए, आप कितनी बार जाता ही होगा पानी में, जब आप यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो हाइड्रोजन को एक्टिविटी सीरीज में रखा गया है और एलिमेंट्स जो कि मेटल को अरेंज करें उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उस अरेंजमेंट को कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। स्क्रीन पे आप देखेंगे सबसे टॉप में आपको दिखाई देगा पोटेशियम, सबसे बॉटम में दिखाई देगा आपको गोल्ड, तो सबसे रिएक्टिव सबसे लीस्ट रिएक्टिव। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा यस कॉपर के ऊपर, कहां दिखाई दे रहा है भाई, वहां तो है ही नहीं, अभी दिखाई देगा यहां पर होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जितने ऊपर एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन के जितने नीचे एलिमेंट हैं ये वाले एलिमेंट्स ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे विद वाटर एंड विद डाइल्यूट एसिड, नहीं करेंगे। और वो ऊपर वाले सारे क्या करेंगे, यस वाटर के साथ एसिड के साथ वो सब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। समझ गया ना, हाइड्रोजन को बीच में घुसेड़ दिया गया है इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में। क्यों भाई, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, क्यों घुसेड़ा गया है, तो हाइड्रोजन का खुद का एक पॉजिटिव आयन है, यस H+, याद होगा ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है जैसे मेटल लूज करते हैं, तो इसीलिए इसको ऐड किया गया है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। मैंने बताया हाइड्रोजन क्या करता है, वो सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, अब एसिड्स स्पेशली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को अगर रिएक्ट कराएं मेटल से, उन मेटल से जो हाइड्रोजन से ऊपर है, याद रखिएगा हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल को रिएक्ट कराएं तो वो हाइड्रोजन जरूर प्रोड्यूस करे। और अगर बिलो दी एक्टिविटी सीरीज में हो, हाइड्रोजन के नीचे वाले जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनसे रिएक्ट कराएंगे तो एसिड से भी रिएक्ट कराने में क्या होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब एक एक करके देखते हैं। जब हम लैब प्रिपरेशन की बात करते हैं, जब हमको लैब में हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है तो हम इसमें जिंक का इस्तेमाल करना पसंद। अब क्वेश्चन आता है सर जिंक का इस्तेमाल क्यों, भाई जिंक कोई सबसे ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, इतने सारे एलिमेंट हैं, इतने सारे एलिमेंट्स थे, सर सोडियम था, पोटेशियम था, उसको क्यों नहीं यूज किया, वो भी तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अरे भाई इनका रिएक्शन बहुत वायलेंट है ना, कंट्रोल कौन कर पाएगा, है ना, बर्स्ट होने की चांसेस है, फटने की चांसेस है। कैल्शियम मैग्नीशियम को क्यों नहीं यूज करते हैं सर, अरे बड़ा महंगा है भाई,
एल्युमिनियम को क्यों यूज नहीं करते हैं? एल्युमिनियम कुछ ही देर बाद एक अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, अभी रिएक्शन दिखाया था, अब इसके बाद रिएक्शन करना बंद कर देता है। अब आयरन को क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि आयरन में अपने आप में बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती हैं, तो हाइड्रोजन के साथ बहुत सारी इंप्यूरिटीज भी निकलने लगेंगी, इसलिए आयरन को भी यूज नहीं करते हैं। लेड को क्यों नहीं यूज करते हैं? अच्छा सर, लेड भी तो हाइड्रोजन पैदा करता है, लेड भी क्या करता है? इनसॉल्युबल कोटिंग फॉर्म कर देता है, लेड के ऊपर भी लेड ऑक्साइड की कोटिंग फॉर्म हो जाती है, जो फर्दर रिएक्शन को क्या करती है? स्टॉप कर देती है। तो यहां भी हाइड्रोजन बहुत सारी नहीं मिलेगी, तो बचा क्या? बचा जिंक। क्या बिलो दी मेटल्स, हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं, मैंने कहा उनसे रिएक्शन करेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल देखो, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है एक्टिविटी सीरीज में, अब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या रिएक्शन हो रहा है? नो रिएक्शन। तो जो हाइड्रोजन के बिलो है वो तो डिस्प्लेस ही नहीं करेंगे, वो तो हाइड्रोजन पैदा ही नहीं करेंगे। तो अब हाइड्रोजन को क्या अल्कली से निकाला जा सकता है? जवाब है हाँ। अभी तो हमने सिर्फ बताया डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करें, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने पर तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, क्या अल्कली से होगा? हाँ, मैंने कहा हाँ होगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ये बेसिस से भी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एम्फो टाइप। जी हाँ, क्या नाम है इनका? एम्फो टाइप। ये दोनों से ही क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली से रिएक्ट कराया जाए, जिंक को चाहे लेड को चाहे एल्युमिनियम को, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर। चलिए आपको एक लैब प्रिपरेशन दिखाते हैं। लैब प्रिपरेशन का मतलब है जो लेबोरेटरी में हम कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जी। मैंने कहा था एक शॉट में सब कुछ फिनिश करा दूंगा, आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आप अपने कंटेंट के लिए भी टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री, यस ये सारे पेड कंटेंट्स हैं और आपके लिए आईसीएसई बोर्ड के लिए डिजाइन किए गए हैं एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री है। जी हाँ, कहीं नहीं सोचा होगा आपने कि आपके लिए इतनी मदद के लिए सर तरुण तैयार है। चलिए तो आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये आपको सबसे पहले दिखाई देगा क्रिस्टल फनल है। क्रिस्टल फनल में क्या है? क्रिस्टल फनल में एसिड है। कौन सा एसिड है? डाइल्यूट एसिड है। कौन सा एसिड? डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। क्रिस्टल फनल को डिप किया गया है एकदम डाउन तक, ठीक है, और नीचे रखा गया है जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक के पीसेस रखा गया है। और यहाँ पे देखिए जो गैस प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन, वो इस डिलीवरी ट्यूब से, यस इस डिलीवरी ट्यूब से डाउनवर्ड जा रही है और इस बीहाइव शेल की मदद से इस डिलीवरी जार में, यस इस गैस जार में कलेक्ट हो जा रही है। अब क्या प्रूफ है कि इसके अंदर हाइड्रोजन कलेक्ट हुई? हाइड्रोजन को पहली चीज है कि ओवर वाटर कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी हाइड्रोजन डिसॉल्व नहीं हो। दूसरा, वो वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करती जाएगी, हाइड्रोजन भरती जाएगी और ये पानी का लेवल डाउनवर्ड आता जाएगा, पानी का लेवल नीचे जाता जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कलेक्ट कैसे टेस्ट करेंगे? बड़ा आसान है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब, ये गैस जार फिल हो जाए, इसको क्या करो, ले आओ बाहर, यस इसको पानी से बाहर निकालो और इसमें एक बर्निंग स्प्लिंटर ले और संभाल के लाइएगा, क्योंकि जब ये बर्न करेगा तो एक पेल ब्लू, हल्के नीले रंग की, सच में हल्के नीले रंग की फ्लेम से जलेगा, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन पैदा हुई है। और एक और खास बात है, एक पॉप 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 यहाँ पट 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 की आवाज निकलेगी, जो कि हाइड्रोजन की पहचान है जी। तो क्या करना है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। ग्रेन्यूल जिंक लेना है, यस जिंक का ग्रेन्यूल रूप लेना है और साथ में लाया डाइल्यूट एसिड। क्या करेंगे? इसको डिप कर देंगे, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। आइए रिएक्शन कुछ इस तरीके होगा, जिंक अगर HCl एसिड रिएक्ट करना है तो जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर आपने HCl गैस नहीं, एसिड नहीं लिया है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर जिंक ग्रेन्यूल ही क्यों सर? जिंक के पीसेस क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ग्रेन्यूल्स में अपने आप में जो इंप्यूरिटीज होती हैं वो प्योर जिंक से ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि जो इसकी इंप्यूरिटीज होती हैं जिंक की ग्रेन्यूल्स की, वो कॉपर की इंप्यूरिटीज होती हैं और इस कॉपर की वजह से, इंप्योर जिंक की वजह से क्या होता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, इसका रिएक्शन और तेज हो जाता है। तो इसका मतलब है ग्रेन्यूल जिंक बहुत फायदा पहुंचा रहा है, रिएक्शन फास्ट भी हो जा रहा है और हाइड्रोजन जो कलेक्ट हो रही है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट हो रही है। अगेन मैंने कहा हाइड्रोजन को ओवर द एयर मत कलेक्ट करना। क्यों? अगर ओपन द एयर, ओवर द एयर कलेक्ट करोगे तो हाइड्रोजन और एयर का मिक्सचर एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर, इसका मतलब है तब हाइड्रोजन के साथ अगर क्या करेंगे आप, यस मैच स्टिक दिखाएंगे, बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो हाइड्रोजन क्या ये जो पैदा हुई है, क्या ये तुरंत यूज करने लायक है? जवाब है नहीं, क्योंकि इसी हाइड्रोजन में अभी ढेर सारी इंप्यूरिटीज हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इतनी सारी इंप्यूरिटीज हैं। तो कोई चिंता नहीं है, इन सब के लिए सोल्यूशन हमारे पास है। इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करा देंगे, सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, आर्साइन और फॉस्फाइन रिमूव कर देगा। लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करा देंगे, लेड नाइट्रेट इसका हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव कर देगा। कास्टिक पोटैश से रिएक्ट करा देंगे, देखा एक बीमारी बताओगे 100 इलाज बताऊंगा। तो पोटैश, कास्टिक पोटैश से रिएक्ट करा देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी, इन सबको सारी इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए एक एक मेरे पास केमिकल मौजूद है। तर्कश में मेरे बहुत सारे थीर हैं। क्या कहते हो, एक प्रॉब्लम और अनेक सोल्यूशन। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जो हाइड्रोजन है वो ड्राई है कि नहीं है, तो एक ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट का, ड्राइंग एजेंट के रूप में किसको यूज कर सकते हैं? कैल्शियम क्लोराइड को यूज कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, कास्टिक पोटैश को यूज कर सकते हैं, फास्फोरस को यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है सल्फ्यूरिक एसिड को सर क्यों नहीं यूज करते हैं? ये भी तो बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट के साथ साथ क्या करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और हमारा पर्पस काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या प्रिकॉशन करना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में? प्रिकॉशन ये देना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिक्स ना हो पाए, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वो लीक ना हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक जहरीला, एक एक्सप्लोसिव, यस डेंजरस मिक्सचर बन जाएगा और एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है। एपरेटस सारे एयर टाइट होने चाहिए, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई फ्लेम, यस कोई फ्लेम नियर द एपरेटस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन पैदा हो रहा है। दूसरा, जो गैस कलेक्ट होनी चाहिए वो कुछ देर बाद कलेक्ट, थोड़ी गैस रिमूव हो जाने के बाद, हाँ, ताकि आपको प्योर हाइड्रोजन मिल सके, ठीक है। और लास्ट में जो टिस्टन फनल का जो एंड था, जो नीचे वाला पार्ट था, डिप ऑफ द टिस्टन फनल, वो कहाँ होना चाहिए? अंडर द एसिड होना, ताकि गैसेस क्या हो, एस्केप होने का रास्ता निकल जाए, ठीक है। अब टेस्ट मैंने पहले कर दिया है। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, खुद जल जाती है और हाइड्रोजन साइलेंटली एयर में बर्न करती है और हल्का यस पेल ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है और साथ में प्रोड्यूस करती है वाटर। जलने पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ पानी पैदा करती है। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना आजकल हाइड्रोजन कार आ रही है, आपको पता है कि नहीं है? सच में मैं कह रहा हूँ, हाइड्रोजन सेल से बनी कार आ रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। अब ये कार कोई भी धुआं नहीं प्रोड्यूस करेगी, जो हाइड्रोजन निकलेगा भी वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के वाटर बन जाएगा, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, सच में।
अब आता है, अगर मुझे हाइड्रोजन को बड़े क्वांटिटी में चाहिए, अरे भाई मुझे 1000 लीटर हाइड्रोजन चाहिए, तो लैब प्रेशर से मिलेगा क्या? जवाब है नहीं। तो अब मुझे बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन चाहिए, किसी मुझे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम लेना है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना है, तो आ जाओ हम बनाते हैं हाइड्रोजन। तो जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो लार्ज स्केल में, इस प्रोसेस का नाम है वॉश। तो पहला स्टेप क्या है इसमें? सबसे पहला स्टेप है इसमें कि हम स्टीम को रिएक्ट कराएंगे। स्टीम को रिएक्ट कराएंगे कोक से, कोक मतलब कार्बन से। जिस फर्नेस में रिएक्ट कराएंगे वहां पे टेम्परेचर 1000 डिग्री तक रिलीज करेंगे, और उसका नाम है कन्वर्टर। जिस जगह, जिस एक स्पेशली डिजाइन फर्नेस में करते हैं उसे कन्वर्टर। ये रिएक्शन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। क्या रिएक्शन है? ये रहा कोक और ये रहा स्टीम। याद रखिएगा स्टीम है, ये रेड हॉट स्टीम है, और ये 1000 डिग्री तक क्या किया? हीट किया गया है, प्रोड्यूस कर रहा है दो ही गैस, एक साथ दो गैस बन रही है, वो भी इक्वल वॉल्यूम में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इस दोनों गैस को टुगेदर साथ में क्या हो रहा है? बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है, देखिए, प्लस बहुत सारी क्या हो रही है? हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस गैस, यस, इस गैस CO प्लस H2, इस गैस का नाम है वाटर गैस। हाँ, कंफ्यूज कर गए? वाटर वेपर समझ लिया? नहीं नहीं, अरे पानी जब स्टीम बन जाता है, वेपर बन जाता है, तो कहते हैं हम वाटर वेपर नहीं कह रहे हैं, वाटर गैस कह रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैस होती है वाटर गैस। यहाँ दो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाटर गैस को क्या करेंगे? फिर दोबारा क्या करेंगे? स्टीम से हीट कराएंगे और पास ओवर फेरिक ऑक्साइड करेंगे। ये फेरिक ऑक्साइड क्या है भाई? फेरिक ऑक्साइड इसका कैटलिस्ट। यहाँ पर Fe2O3 ये है फेरिक ऑक्साइड, एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट कराएंगे। ये रहा हमारा वाटर गैस रिएक्ट विद स्टीम, दोबारा स्टीम से रिएक्ट करा रहे हैं, इस बार कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं फेरिक ऑक्साइड का, एंड क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 एज अ प्रमोटर। सर ये क्या है? प्रमोटर क्या होता है सर? Cr2O3 ये क्या होता है? प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट की भी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। कैटलिस्ट तो एक ऐसा केमिकल होता है जो स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन करता है, रिएक्शंस को तेज करता है, और इटसेल्फ इज नॉट यूज्ड अप, जितना था उतना ही रह जाता है केमिकल में। वो तो हो गया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इस कैटलिस्ट की भी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है, ठीक है। तो प्रमोटर है कौन? क्रोमिक ऑक्साइड। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? देखिए, दो गैसेस फिर से प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो अगेन ये खूब सारी हीट पैदा करेगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें चाहिए हाइड्रोजन। आओ कैसे निकालेंगे? अब हाइड्रोजन निकालने का दो तरीका है, या तो इस मिक्सचर को क्या करो? कोल्ड वाटर से पास कर दो 30 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। इस हाई एटमॉस्फेयर पे पास करने से, हाई प्रेशर से पास करने पे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगी और बचेगा कौन? हाइड्रोजन। हो गया सेपरेट। क्या एक ही मेथड है सर? नहीं नहीं, जाओ मत भाई, एक और मेथड है, एक और मेथड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का एक और मेथड है। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कास्टिक पोटैश से पास कर दो, KOH। कास्टिक पोटैश होता है KOH, दैट इज कास्टिक पोटैश। ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा कास्टिक पोटैश, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर बचता है हाइड्रोजन। तो हम दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया? हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दिया लार्ज क्वांटिटी में बॉश प्रोसेस में। अब एक समस्या और है। समस्या क्या है? हो सकता है कुछ इंप्योरिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाए, क्योंकि आपको याद होगा वाटर गैस बनी थी, याद है ना? सबसे पहले रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ था? CO प्लस H2, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कहीं वो बच गई हो तो उसको भी रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे सोल्यूशन को पास करेंगे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से। क्या क्या क्या? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से जैसे ही पास करेंगे तो इसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी वो इसमें डिसॉल्व हो जाए। ये अनकंबाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड है जो इसके अंदर ही क्या हो गई? देखिए, एब्जॉर्ब हो गई है। नतीजा, अब सब कुछ रिमूव और बचा एकमात्र एक चीज, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखा, बल्क में बना लिया आपके लिए हमने हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन खत्म? नहीं। आइए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जब कोई केमिकल ऐड कर दो उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ऐड करने से, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को जानने को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, नॉन मेटल से भी रिएक्ट कर सकता है, मेटल से भी रिएक्ट कर सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत 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 रिएक्टिव है। आओ एक एक करके जाने। हाइड्रोजन रिएक्शन विद मेटलिक ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस क्या कर सकती है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद है अल्कली मेटल की तरह, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या कर सकती है? ऑक्सीजन को रिमूव कर सकती है। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से क्लियर फोकस करके समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जब हम ऑक्सीजन कंबाइन कर देते हैं। एक तरीका, पहला क्या करते हैं? ऑक्सीजन कंबाइन कर सकते हैं। और रिडक्शन क्या हो सकता है? इसका उल्टा कर दो, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना या हाइड्रोजन ऐड कर देना। आइए अब इस रिएक्शन पे आप देख सकते हैं, PbO में हाइड्रोजन क्या कर दिया आपने? ऐड कर दिया। तो आपने इसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। PbO से आपने Pb बना दिया। ऑक्सीजन इसका क्या कर दिया? कट, रिमूव कर दिया। हो गया रिडक्शन। आइए अब आते हैं ऑक्सीडेशन और इसके चारों कंसेप्ट देखते हैं। चार कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन व्हिच एन एटम और एन आयन लूज इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और आपको मालूम होगा मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, याद है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जिंक है, देखिए जिंक से क्या बन गया? जिंक कैटायन बन गया। देखिए Zn2+ बन गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये लूज कर रहा है। तो जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब इसके अंदर क्या आएगा? पहला डेफिनेशन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जैसे किसमें हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा क्या हो सकता है? या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन हो जाए। अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्या होता है? मैंने कहा था नॉन मेटल, और मैंने ये भी कहा था कि इसको ध्यान रखना, मैं तुमसे पूछूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस कौन होते हैं? सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस होते हैं। तो आप देखिए मैं इसमें क्लोरीन ऐड कर रहा हूं, एडिशन ऑफ इसको समझो नॉन मेटल्स। क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? नॉन मेटल ऐड कर रहे हैं। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, याद है ना आपको? यस, जी ग्रुप 17। तो देखिए आपने क्या किया? ये आयरन क्लोराइड है, FeCl2 है, आपने एक क्लोरीन इसमें और ऐड कर दिया। देखिए अब Cl3 बन गया, 2 से क्या बन गया? यहाँ पर 3 बन गया। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन आपने और जोड़ दिया, एडिशन कर दिया। हो गया ऑक्सीडेशन।
तो हो गया ऑक्सीडेशन। तीसरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के तीसरे डेफिनेशन, या तो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दो। जैसे कि इसमें क्लोरीन क्या कर रही है, इसका हाइड्रोजन यहां से निकाल ले रही है और अपना एक क्लोरीन इसको दे रही है, तो हाइड्रोजन इसका क्या कर दिया, रिमूव कर दिया सल्फर का। देखा ना, अब सल्फर के पास क्या है, देखिए हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला भी ऑक्सीडेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। क्या रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, मतलब मेटल रिमूव करेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर पोटेशियम आयोडाइड है और यह है हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पे जो पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। इसका हमने क्या रिमूव कर दिया, पोटेशियम रिमूव कर दिया। पोटेशियम एक मेटल है, मेटल को रिमूव कर दिया, मेटल को रिमूव कर दिया। लिख दे रहा हूं, क्या कर दिया, देख लो, मेटल को रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव कर दिया। या पोटेशियम आयोडाइड था, यहां क्या बचा, सिर्फ आयोडाइड, तो रिमूव कर दिया ना मेटल, तो इसको भी कहते हैं ऑक्सीडेशन। चार तरीके से बता दिया, ठीक है, दो एडिशन है, दो रिमूवल है, ठीक है। अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एग्जांपल है ये नॉन मेटल्स, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सब सारे नॉन मेटल्स ही आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल है, सॉलिड का एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हैं, इवन कुछ गैसियस का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। आइए रिडक्शन की बात करते हैं। ठीक अपोजिट बात करूंगा, वो चारों बात जो मैंने आपके साथ कही थी, वो चार डिस्कशन, चार पॉइंट्स कहे थे, वो चारों पॉइंट्स करने वाले। तो रिडक्शन में क्या होने वाला है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन आपके में ऐड होने वाला है, ठीक है। ये देखिए, यहां था कॉपर कैटायन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बन गया, देखिए प्लस लिखा है तो गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हो जाएगा रिडक्शन। आइए अब रिडक्शन की पहली डेफिनेशन, रिडक्शन में पहला कंसेप्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन को ऐड करने पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन गया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बन गया है, कॉपर। देखिए ध्यान से, यहां पे था कॉपर ऑक्साइड और यहां बचा है कॉपर, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इसका ऑक्सीजन चुरा लिया, तो जो ऑक्सीजन चुराए हो गया पहला। दूसरा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। अगेन अब आप देखिए, एक मेटल आयन जिसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बोलते हैं, एक मेटेलिक आयन को, या एक मेटेलिक आयन ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, देखिए यहां पे मर्क्यूरी क्लोराइड है, देखिए ध्यान से, ध्यान दे रहे हैं आप, यहां मर्क्यूरी क्लोराइड में Hg2 हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। मर्क्यूरी एक मेटल है, यहां से मर्क्यूरी क्लोराइड डबल हो जा रहा है, एडिशन हो जा रहा है, ठीक है। मर्क्यूरस से मर्क्यूरिक बन जा रहा है, यहां पर मर्क्यूरस है, सिंगल मर्क्यूरी है, और यहां पर Hg2 है, डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिड हो जा रहा है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन ऐड करने वाला। यहां पे देखिए आप कॉपर, यस सॉरी, क्लोरीन में क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन जब इसमें ऐड हो जा रहा है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन जा रहा है, तो अगेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया। चौथा और आखिरी, लास्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, नॉन मेटेलिक आयंस को रिमूव करें। अब आप ध्यान से देखिए, फेरिक क्लोराइड को, ये रहा फेरिक क्लोराइड, FeCl3 है, वहां पर फेरिक क्लोराइड है और यहां पर आते आते क्या बन गया है, FeCl2 हो गया है। तो यहां से यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, अर्थात नॉन मेटल एक कम हो गया। यहाँ पे 3 था, देखिए Cl3, यहाँ पर 2 बचा है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, आप जानते हैं, रिमूवल हो गया उसका, और जब जब ऐसा होगा आप इसे कहते हैं रिडक्शन। तो एक याद कर लो, दूसरा मत याद करो, दूसरा इसका रिवर्स होने वाला है। तो आइए रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जाने। तो जो भी रिडक्शन का काम करते हैं, यस, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड कर रहा था, अमोनिया कर रहा था, हाइड्रोजन खुद कर रहा है, तो ये सब हो सकते हैं। क्या ये भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं, मेरा जवाब है हाँ। एक एक कर लो याद, सॉलिड में कार्बन, लिक्विड में हाइड्रोजन परऑक्साइड, और गैसेस में खुद हाइड्रोजन सल्फाइड। आइए अब एक ऐसा रिएक्शन जो दोनों एक साथ शो करेंगे, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उसका नाम क्या देंगे, रिडॉक्स। री रिडक्शन के लिए है, रिडक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो एक तरह से कोई रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी न किसी का, क्या कहते हो, अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई ना कोई तो रिड्यूस हो रहा होगा। आइए इसको देखते हैं हमारे एग्जांपल में। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे मालूम चला सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन मौजूद है। ये हाइड्रोजन कौन है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने लिख दिया RED, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड यहां से यहां तक क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन जा रहा है, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है। जबकि हाइड्रोजन क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। तो एक ही रिएक्शन में दोनों कुछ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। याद रखिएगा, जो हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, दोनों कौन दो रिएक्टेंट्स हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यही एजेंट्स होते हैं। क्या एजेंट्स ही आगे जाकर के क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाते हैं। समझते हैं गैस क्या है। आप कहेंगे सर गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, स्पेसिंग होती है। तो स्पेस ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, कम है, और जिसकी वजह से पार्टिकल्स रैंडमली, हाँ गैस के पार्टिकल्स रैंडमली अंदर ही क्या करते रहते हैं, विद इन द कंटेनर मूव कर सकते। तो ऐसी चीज को गैस कहते हैं। तो ये तो आपने सही बता दिया। बट क्या आप जानते हैं कि गैस कोई भी हो, वो चाहे क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, कलर से अलग हो सकती है, हाँ रंग रूप में अलग हो सकती है, बट दे ऑल शो यूनिफॉर्म बिहेवियर। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस सेम हो तो वो चाहे गैस ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, उनका बिहेवियर एक जैसा होता है। एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन को अंडर हाई प्रेशर रखेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अर्थात प्रेशर की वजह से गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या ये ऑक्सीजन पे सिर्फ अप्लाई होता है?
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे नहीं होता है। जवाब है नहीं, सारी गैसेज एक जैसा बिहेव करेंगी अगर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होते ही उनकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बिहेवियर कॉमन है, ठीक है। गैस के फिजिकल अपीयरेंस पे मत जाइएगा। आइए अब हम समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो हम ऑलरेडी जानते हैं, बट उसका लॉजिक, उसके पीछे का काइनेटिक रीजन, काइनेटिक मॉडल से आपको समझना है। तो गैसेस बनी है मॉलिक्यूल से, ये तो हम जानते ही हैं, हर मेटल मॉलिक्यूल से बना है भाई। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा मोशन में होते हैं, आपको ये भी मालूम है। अब गैस की कंपोजिशन की जब बात करें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इसमें कम होते हैं, और ये हर दिशाओं में क्या करते रहते हैं पार्टिकल्स इनके, रैंडमली, यस, जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, रैंडमली कीप ऑन मूविंग अराउंड, आपस में स्ट्राइक करते रहते हैं और कीप मूविंग। क्या ये सॉलिड होता है? क्या आप क्या कहते हैं? क्या सॉलिड के पार्टिकल्स इतना वाइडली मूव कर पाते हैं? जवाब आप यस और नो में मुझे दे सकते हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड मूव रैंडमली एज इन द गैस? यस या नो? तो आपका जवाब मुझे इंतजार होगा। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव कर सकते हैं। गैसेस के पास ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। आपको जो घर में सिलेंडर आ रहा है उसका वॉल्यूम फिक्स करने के लिए उसको लिक्विफाई कर दिया गया, इसीलिए नाम है उसका एलपीजी। है तो वो गैस पर लिक्विफाइड है, तभी तो मेजर हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है और उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है सर कि उसका शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है? तो रीजन वही पुराना है कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से आप उनको कहीं कैद नहीं कर, क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह कहीं कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दे आर फ्री टू मूव, जितनी भी स्पेस दे दो सब जगह मूव करते हैं, इसीलिए कोई शेप ही नहीं बन पा रहा है उनका। अब आप इसको देखेंगे, जो मेरे हाथ में स्टाइलस देख रहे हैं वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। अब भाई आप आसपास में देख रहे हैं, आप पत्थर देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, आप कहेंगे सर वो सॉलिड है, क्योंकि उसका क्या है, एक फिक्स्ड शेप है, उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड टुगेदर है, कहीं वो फैल नहीं रहे। आइए गैसेस के बारे में और जाने। क्या गैसेस प्रेशर कहां लगाती है? तो गैसेस क्योंकि फ्री टू मूव है, तो गैसेस क्या करती है, जितने भी कंटेनर के अंदर रख दोगे, चाहे वो छोटा रखोगे चाहे बड़ा रखोगे, उस पर हर समय क्या करती रहती है, कोलाइड करती रहती है। पहले तो आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो बिखर जाते हैं। तो कीप ऑन बॉम्बार्डिंग दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और क्या होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, तो उनको नजदीक लाया जा सकता है अंडर प्रेशर। प्रेशर देकर के गैस के मॉलिक्यूल्स की साइज को छोटा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका स्पेस है। सॉलिड को आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, गैसेस आर हाईली एक्सपेंसिबल, गैसेस को स्प्रेड भी किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। थोड़ा सा आप क्या करें, टेंपरेचर इंक्रीज कर दिए, गैसेस के मॉलिक्यूल्स और एक्सपेंड हो जाएंगे और दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। गैसेस में डेंसिटी कम होती है, आप जानते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा, मास कम है गैस का पर जगह ज्यादा स्पेस ले रही है, तो इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। सॉलिड्स में ठीक उल्टा होता है, डेंसिटी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट है गैसेस दूसरी गैसेस के साथ जल्दी इंटरमिक्स होती है, हम इस प्रोसेस को डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और अगर आप डेफिनेशन पूछेंगे तो एक प्रोसेस है जिससे मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस हो जाता है। क्या सिर्फ सर गैसेस डिवीजन करती है? नहीं, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स भी करते हैं। सॉलिड्स नहीं करते हैं। एग्जांपल दूं, आप एक गोल्ड बार और एक सिल्वर बार को क्या करिए, टाइटली, बार मतलब सॉलिड, दोनों को टाइटली बांध कर दीजिए। कुछ दिनों बाद आप इसको क्या करिए, ओपन करिए, आप देखेंगे गोल्ड में सिल्वर के पार्टिकल्स और सिल्वर में गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स आ गए। समझ गए? डिफ्यूजन से कैसे इसको लिक्विफाई किया जा सकता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मोशन के बारे में जाने। तो काइनेटिक मॉडल में बहुत बेसिक चीज जो हम जानते हैं, जो बहुत पहले से पता है कि हर मैटर मॉलिक्यूल का बना है और मॉलिक्यूल रैंडम मोशन, रैंडम मतलब होता है कोई फिक्स दिशा नहीं है उनकी मोशन, तो इसीलिए उनके अंदर क्या है, एक एनर्जी। आप दौड़िए, दौड़िए, अगर आप दौड़ते रहेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी। आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि बॉडी इन मोशन में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी के साथ साथ उनके क्या होता है, हीट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो हीट जो है जब मेजर हो जाती है, जब उस हीट को नापते हैं तो वो हीट कहलाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, एक तरह से किसी भी बॉडी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, अगर मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ा दे तो आप तेज तेज दौड़ करके आइए, जॉग करके आइए बहुत तेजी से, ज्यादा आप वार्म अप फील करेंगे, ज्यादा गर्म महसूस करेंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेस, या उल्टा बोल दें, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेस तो टेम्परेचर मतलब भी ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। एक बेसिक रूल और समझ लीजिए कि टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर भी है जब ये मॉलिक्यूल्स का मोशन बंद हो जाता है, मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर दे। अभी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं किसी भी मैटर में, पर एक ऐसा टेम्परेचर जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर दे, सर क्या संभव है ये? देखिए थ्योरेटिकली तो नहीं, ये कंसेप्ट है समझाने के लिए, तो रियल लाइफ में तो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि जिस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स मोशन करना बंद कर दे, एकदम रुक जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उसका एक स्पेशल नाम है केल्विन जीरो। एब्सोल्यूट जीरो उसका दूसरा नाम भी है। क्या वैल्यू होती है? वैल्यू होती है 273 डिग्री, डिग्री 273 केल्विन। केल्विन है 273 केल्विन, केल्विन में तो जीरो नाम है, बट सेंटीग्रेड में इसका नाम है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है? तो भाई एक स्केल है। जैसे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक यूनिट चाहिए। मास को मेजर करते हो तो किलोग्राम लगाते हो। भाई आलू खरीदने जाते हो क्या बोलते हो दुकानदार को, भैया 5 लीटर आलू दे दो, नहीं किलोग्राम। तो वैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं केल्विन। केल्विन इसका ऐसा यूनिट है, पर सेंटीग्रेड ये पुराना नाम है, नया नाम है सेल्सियस। तो ये सेल्सियस है। 0 केल्विन किसके बराबर होता है, जिसको मैक्सिमम 273 केल्विन के बराबर। आइए गैस लॉ के बारे में जाने। तो बिहेवियर ऑफ गैस, अगर हम गैस के बारे में जानना चाहते हैं, एक गिवन टेम्परेचर पर गैस कैसा बिहेव करेगी, एक गिवन प्रेशर पे गैस कैसा बिहेव करेगी, उसके 3 मेन एट्रीब्यूट्स हैं, 3 मेन इसके वेरिएबल्स हैं। गैस की वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा अगर उसका हम प्रेशर चेंज, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करें, इसकी स्टडी को
इसकी स्टडी को बताता है गैस लॉस। हाँ, गैस के 3 लॉज हम जानने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग कह सकते हैं कि कंडीशन पे उनको स्टडी किया गया। गैस के वॉल्यूम में चेंज देखा गया, मतलब वॉल्यूम एक ऐसा पैरामीटर है गैस का जो बदलेगा टेम्परेचर के चेंज होने पे बदलेगा, और प्रेशर के चेंज होने से भी गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। आइए, ये तो हम भी जानते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं कि सारी गैसेस एक जैसा बिहेव करती हैं, पहले ही बताए थे, और वो चाहे ऑक्सीजन गैस हो चाहे नाइट्रोजन गैस हो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके वॉल्यूम में बदलाव आना श्योर है। आइए कुछ वॉल्यूम के बारे में जानें, क्या होता है पहले मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब भी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है उसकी कैपेसिटी। हाँ, एक स्पेस जो एक बॉडी ऑक्यूपाई करती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। जैसे आप ये एयर है, वो उस कमरे की क्या है, उस कमरे की जिसमें तुम बैठे हो। हाँ, अगर आप अपने रूम में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, तो उसकी कैपेसिटी है वो, समझ गए ना। कैपेसिटी इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस। और किस में मेजर करते हैं, मैंने कहा ऐसा यूनिट तो क्यूबिक मीटर है, पर यूजुअली आपको क्वेश्चन में जरूरी ना हो क्यूबिक मीटर में दिया हो, वो सेंटीमीटर में भी दिया हो सकता है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर में दिया हो सकता है, डेसीमीटर और लीटर में भी दिया हो सकता है। आपको कन्वर्जन आना चाहिए हमेशा। अगर आपको मीटर क्यूब दिया है, आपको 1000 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1 मीटर क्यूब की, और या तो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, हाँ, इसके बिना नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान देना है कि आपको जब दोनों वॉल्यूम्स रखनी है वो सेम यूनिट में रखनी है, अर्थात ओरिजिनल वॉल्यूम और नई वॉल्यूम। मतलब अगर आपकी पहली वॉल्यूम लेट्स से V1 इनिशियल कंडीशन की वॉल्यूम लीटर में है और बाद वाली वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो क्या होगा, आप कंपेयर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको दोनों को क्या रखना पड़ेगा, या दोनों को मीटर क्यूब में कर लो या दोनों को लीटर में कर लो। क्लियर क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये यूनिट्स याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे 1000 लीटर 1 लीटर किसके बराबर होता है, तो मैं कहूंगा 1000 ml के बराबर होता है। हाँ भाई, और या तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगला टर्म क्या है, अगला वेरिएबल मैंने बताया था, तीनों वेरिएबल आने चाहिए, इसी पे सारा न्यूमेरिकल है। हाँ, इसी 3 टर्म पे, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो दूसरा टर्म है प्रेशर। प्रेशर क्या, प्रेशर इज फोर्स दैट गैस एक्सर्ट्स। गैस क्या करती है ना, जिस भी चैम्बर के अंदर को गैस रखते हैं वहां क्या करती है, उनकी वॉल्स को टक्कर मारती रहती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके रैंडम मोशन में रहते हैं, आपस में भी क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। तो उसी का नाम है बात। हाँ, हम एटमॉस्फेयर प्रेशर तो नॉर्मल प्रेशर जो होता है हमारे आसपास, जिसमें हम रह रहे हैं, और आप रह रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गैस के प्रेशर की। वो गैस जो किसी चैम्बर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर है। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो फिक्स है, याद रख लीजिए, नंबर याद कर लीजिए, 1 एटमॉस्फेयर। जब मैं पूछूंगा आपसे स्टैंडर्ड प्रेशर तो आपका जवाब होगा 1 एटमॉस्फेयर। और डेफिनेशन पूछेंगे तो ये वो प्रेशर है जो एक 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी पर मीटर में मेजर किया गया था पहले, इसलिए वहां मेजर किया गया तो देखा गया कि मर्करी की हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर 0 डिग्री पर, है ना। देखना चाहते हैं, ये रहा मर्करी बैरोमीटर, याद आ गया आपको। तो जब बैरोमीटर की हाइट, ये रही हाइट 76 सेंटीमीटर, कितनी, 76 सेंटीमीटर थी, मैं लिख दे रहा हूं 76 सेंटीमीटर, और 0 डिग्री पे जब टेम्परेचर था कितना, 0 डिग्री एटमॉस्फेयर में, और ग्रेविटी थी 9.8। तो जब ये हाइट मेजर की गई, इसी का नाम दे दिया गया 1 एटमॉस्फेयर। एक स्टैंडर्ड क्या है, हाँ, स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स है। अब किस कॉल में मेजर करते हैं प्रेशर को, प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, प्रेशर को एटमॉस्फेयर, हाँ, प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेयर। वैसे सबसे कॉमन यूनिट है पास्कल। हाँ, एक ब्लैस पास्कल नाम के महान साइंटिस्ट के नाम से APA पा, यूजुअली सॉलिड्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है। और किसमें मेजर कर सकते हैं गैस को, सेंटीमीटर इन मर्करी में मेजर कर सकते हैं। HG क्या है, ये मर्करी का सिंबल है। हाँ, मर्करी का केमिकल सिंबल है HG। तो उसी तरह से मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी हो सकता है और इन टॉर में भी हो सकता है। ये टॉर कौन है, अगेन ये सिमिलर टू दी सेंटीमीटर मिलीमीटर की तरह ही है। टॉर टॉर्सिली जी है, जिन्होंने मर्करी बैरोमीटर को इन्वेंट, इसीलिए यहाँ पे जो वैक्यूम पाया जाता है, हाँ, ये टॉप पे जो वैक्यूम पाया जाता है तो टॉर्सिलियन वैक्यूम के नाम से जाना जाता है। आइए, मैंने एक रफ आपको डायग्राम दिखा दिया था मर्करी बैरोमीटर। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको अब थोड़ा रिलेशन बता करके थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात ले चलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर रिलेशन समझना है प्रेशर में, तो 1 एटमॉस्फेयर जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर और मर्करी के बराबर होता है। अगर सेंटीमीटर में नापेंगे तो 76, और वैसे 760 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 760 आ गया, या 760 टॉर। तो मिलीमीटर और टॉर दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। आइए एक तीसरा और आखिरी पहले समझ लें, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। हाँ, वैसे तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ बॉडी है। तो वैसे टेम्परेचर मैंने कहा सेल्सियस स्केल होता है, जिसको हम पहले सेंटीग्रेड बोलते थे, और सेल्सियस स्केल में आपको टेम्परेचर नहीं रखना है। अगर दिया भी होगा तो आप क्या करेंगे, तो केल्विन में चेंज कर देंगे। कैसे केल्विन में चेंज करेंगे, सेंटीग्रेड जो भी दिया होगा, जो भी वैल्यू दी होगी सेल्सियस की, आप उसमें 273 प्लस कर देंगे। क्यों, तो क्यों केल्विन में चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया पहला कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है उसका, केल्विन है, तो उसमें चेंज करेंगे। दूसरा रीजन क्या है, केल्विन में जब भी वैल्यूज आएंगी तो वो पॉजिटिव वैल्यूज हो, क्योंकि कोई भी वैल्यू केल्विन की नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और जब आप गैस इक्वेशन बना रहे होंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट द डिग्रीज इनटू केल्विन। ये अलग बात है कि बाद में आप वापस जब आंसर आप लिख रहे हैं तो वापस 273 माइनस करके उसको सेंटीग्रेड में लिख दीजिए, बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो केल्विन। चलिए पहले लॉ के बारे में आ रहे हैं। हाँ, 3 लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, क्या नाम था, स्टडी ऑफ गैस लॉ। तो बॉयल्स, रॉबर्ट बॉयल नाम के एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिलेशन देखा वॉल्यूम के बीच में और प्रेशर के बीच में। उन्होंने मैंने बताया था आपको 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। और यहाँ पर उन्होंने टेम्परेचर को इग्नोर कर दिया। मतलब जब बॉयल्स लॉ बना रहे थे लॉ, तो उन्होंने टेम्परेचर को इग्नोर कर दिया, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया, कांस्टेंट मतलब सेम रख लिया। तो देखा कि अगर कोई गैस है, याद रखिएगा ड्राई गैस होनी चाहिए, मॉइस्ट गैस होगी तो उसमें से प्रेशर ऑफ मॉइस्चर माइनस करना पड़ेगा ताकि वो ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब उन्होंने क्या देखा कि वॉल्यूम और प्रेशर में क्या देखा उन्होंने, वॉल्यूम और प्रेशर में ये रिलेशन है।
सर ये क्या बना दिया आपने, ये बना दिया इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब होता है कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगी तो उस समय प्रेशर कम होगा। उल्टा बोलूं, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, किसी गैस को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या पास आ जाएंगे, नतीजा उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो प्रेशर हाई, वॉल्यूम लो। ये स्टडी किया उन्होंने पहली बार। हाँ, ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया। तो क्या है फॉर्मूला इसका, क्या है इसका एक्सप्रेशन, प्लीज याद कर लीजिए। P1 इंटू V1, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये जो दिख रहा है आपको, दैट इज P1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक पहला फॉर्मूला दिया। आइए इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आपको भी हाँ बैठना नहीं है, देख लो भाई, न्यूमेरिकल की जब भी बारी आती है तो साथ में लगाना पड़ता है। चलिए साथ में नोटबुक खोल दीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं और मैं और आप मिलकर लगाते हैं। चलिए मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इस वर्ड को देखते ही समझ जाएंगे कि टेम्परेचर इज सेम या कांस्टेंट। तो हम इस वर्ड को देखते ही समझ जाएंगे कि ये गैस लॉ का क्वेश्चन, ठीक है। एक कीवर्ड है इसमें, क्योंकि टेम्परेचर को यूज नहीं करना, ठीक है। और क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज फाउंड टू बी 400। वॉल्यूम क्लियर कर दिया। वैसे अगर वॉल्यूम शब्द बोल दिया तो भी पहचान लिए। और यहां पे देखिए क्या लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब। तो गिवन क्या है आपके पास, P1, ठीक है। पहले आप गिवन डाटा लिख दिया करिए। P1 दे दिया 400 सेंटीमीटर, क्लियर है। प्रेशर कितना दे दिया, P1 कितना दे दिया, प्रेशर इज 760 mm, बड़ा आसान कर दिया। प्रेशर भी दे दिया। इफ द प्रेशर, अब देखिए कंडीशन क्या चेंज हो रही है, ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल प्रेशर दे दिया। अब क्या कह रहा है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो आपको P2 निकालना है। कैसे, जो पुराना प्रेशर दिया हुआ है उसको इंक्रीज बाय, जब बाय बोला करे तो उतना आप और कर दीजिए, इससे बाय मतलब होता है से, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो पुराना प्रेशर दिया है वो है 760 में ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, वहां लिखा तो है इंक्रीज, इंक्रीज बाय, ऐड करो। कितना ऐड करेंगे, 25%। अरे किसका 25%, इस खुद का, इस 760 का। कितना आएगा, आइए मैं कर लेता हूं। 25 1 जा, 25 4 जा, तो 4 1 जा, और 9 जा 0 जा, तो 190 और बढ़ जाएगा। जैसे 190 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 760 प्लस 190, तो 0 और 9 और 16 और 71819। तो आपका नया प्रेशर जो है, जिसको हम P2 कह रहे हैं, वो है 950। अब मिसिंग फिगर क्या है आपके लिए, क्या कहते हैं, और फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, हमने फॉर्मूला लिखा है एज पर द चार्ल्स बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। पुट कर दें, P1 हमारे पास 400, V1 हमारे पास 760, हाँ मतलब, और P2 हमारे पास है 950, और मिसिंग फिगर है V2। क्रॉस कर दिया जाए, क्रॉस कर देंगे। क्या कहते हैं, आप निकाल लेंगे कि मैं इसको भी सॉल्व कर दूं। आ जाएगा V2 आपका, वॉल्यूम आ जाएगा 400 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 950। आपका आंसर अब आ चुका होगा। चलिए ये याद रखिएगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो वॉल्यूम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये वॉल्यूम, वॉल्यूम में आप क्या लिखेंगे, सेम यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। चलिए मुझे आंसर आप बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाता हूं, और आगे सेकंड में कुछ वेसल ऑफ कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी वर्ड से भी पहचान ले रहे हैं कि वॉल्यूम की बात कर, साफ साफ दे रहा है कि वेसल की कैपेसिटी क्या है। तो आपको वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम दे दिया 600 सेंटीमीटर, कंटेनिंग हाइड्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 330। तो प्रेशर बता दिया 330 सेंटीमीटर ऑफ Hg। व्हाट विल बी द प्रेशर, क्या पूछ रहा है हमसे इस बार, इस बार मिसिंग फिगर है प्रेशर, प्रेशर पूछ रहा है। व्हेन द वेसल इज कनेक्टेड टू अनदर वेसल। अच्छा इस बार ये वाला वेसल, पहला वाला वेसल क्या कर रहे हैं, दूसरे वेसल से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बट जोड़ते ही उसका वॉल्यूम कितना है, बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा, 600 प्लस 300, क्योंकि एक वेसल ये रहा, देखिए ध्यान से, एक वेसल ये रहा और एक वेसल ये रहा, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़कर कितनी हो जाएगी, 900 सेंटीमीटर क्यूब। मिसिंग फिगर क्या है आपके पास, मिसिंग फिगर है आपके पास P2। आइए देखें कैसे निकालेंगे P2। P2 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वापस लगाना पड़ेगा, क्या, P1 V1 इज इक्वल टू P2 P2। देख लीजिए कहीं भी टेम्परेचर नहीं दिया है, इसी से पहचान ले रहे हैं कि इसमें बॉयल्स लॉ लगना है। अगेन आप पुट कर दीजिए 330 इंटू 600 इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय P। 900 को क्रॉस कर दीजिए और आपका जवाब आपको मिल जाएगा। क्या कहते हैं, अब तो सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए मैं आपके लिए फर्दर भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2/3, सो आपके पास आ रहा है 220। अब क्योंकि P2 निकालना है, दैट इज प्रेशर निकालना है, तो मैं इसका यूनिट कहाँ से लूंगा, यहाँ से, इसका यूनिट इससे, क्योंकि दोनों तरफ क्या होने चाहिए, देखिए ये यूनिट और ये यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वॉल्यूम वॉल्यूम का यूनिट और प्रेशर प्रेशर का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ के प्रेशर का यूनिट हो जाएगा इतना सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, 220 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। यूनिट लिखिएगा तभी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको कौन सा इक्वेशन लगाना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बस क्या कंसर्न करना है, देखना है कि उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो समझ जाइए कि बॉयल्स लॉ लगाना है। एक और क्वेश्चन ये आ गया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए इसी पहले ही वर्ड से, पहले ही इस सेंटेंस में आ गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो समझ जाइए कि बॉयल्स लॉ लगना है। ठीक है, प्रेशर क्या दे दिया है, प्रेशर दे दिया 1080 mm, मैंने बताया था प्रेशर mm में होगा। इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 40%, तो क्या पहली वॉल्यूम दी है क्या, नहीं, लेट द ओरिजिनल वॉल्यूम बी V। कहां दिया है, बट ये बता रहा है कि जो बाद में वॉल्यूम है वो डिक्रीज बाय, जो V2 है वो पहली वॉल्यूम वाली वॉल्यूम से 40% कम है। तो पहली वॉल्यूम V थी मेरी,
इसमें माइनस करना है 40%। किसका 40%? इसी V का। जैसे इंक्रीज कर रहे थे वैसे इसमें डिक्रीज कर रहे हैं। V मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है, मैंने अपने मन से कहा लेट ओरिजिनल वॉल्यूम बी V, और नई वॉल्यूम क्या है उससे 40% कम, तो V में से 40% 40%, दैट इज 40/100 इनटू V। आओ सॉल्व कर देते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आज क्या कहते हैं 2/5, और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें एलसीएम हो जाएगा 5, दैट इज 5V माइनस 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3V/5। तो ये आपका V2 है और ये आपका V1 है। मिसिंग क्या है? प्रेशर, वो भी कौन सा? नया वाला, मतलब V2। ये आइए V2 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास सामने है ही, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और आपके पास है 1080 V इज इक्वल टू P2 इंटू P2 3V/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1080 इंटू V इंटू 5, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 3V इज इक्वल टू P2। P से V को कैंसिल कर दीजिए, ये रहा V कैंसिल हो गया, और ये 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, तो आपके पास बचा 360 इंटू 5। रिप्लाई कर दीजिए, क्या कहते हैं 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15, और 3 18, इतना क्या आ जाएगा? इतना मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो इतना mmHg यूनिट लगा दिया, आपके पास आ गया प्रेशर न्यू वाला, न्यू प्रेशर। चलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं अगर आप मेरे साथ लगा रहे होंगे तो आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट गलत नहीं होगा। हाँ, शर्त एक ही है कि आपको मेरे साथ लगाना है, और कोशिश करिए कि मेरे एक्सप्लेन करने के दौरान ही आप सॉल्व भी कर दें, फिर आप देखिएगा आपका ये पूरा चैप्टर जल्दी सॉल्व हो। तो क्या समझे, क्या सीखे इस बॉयल्स लॉ से? तो हमने सीखा कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में दुश्मन है। हाँ भाई, ऐसे याद रख लो, एक चूहा है तो एक बिल्ली है, याद रखोगे? अब चूहा बिल्ली से याद रख लोगे क्या चीज? वॉल्यूम और प्रेशर क्या है? चूहा बिल्ली है, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक रूल जानते हैं कि जो पहाड़ में चढ़ने वाले माउंटेनियर्स होते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाना पड़ता है। ये रीजन ये है, जैसे ही आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं वहाँ पे एयर का प्रेशर कम है, तो हवा ही कम है, वॉल्यूम वहाँ पे एयर की बहुत 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 कम, हाँ वहाँ ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं है, इसीलिए जाते हैं। ये टेम्परेचर वॉल्यूम का भी रिलेशन समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने समझा था प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, तो 3 वेरिएबल्स बताए थे, तो अब टेम्परेचर और वॉल्यूम का, हाँ इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट चार्ल्स लॉ, हाँ चार्ल्स जी। तो इन्होंने देखा, क्या देखा कि अगर कोई बैलून जिसको बहुत इन्फ्लेट कर दिया जाए, बहुत बढ़ दिया जाए, और उसको सन पे रख दिया जाए, ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि एक बैलून जिसको खूब भर दिया जाए और बस उसको धूप कर दीजिए, सनलाइट कर दीजिए, तो धूप मिलने से क्या हो जाएगा? उसके अंदर की गैस और इंक्रीज होगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका हाई हो रहा है। तो यहाँ पे पता चला कि टेम्परेचर और वॉल्यूम ये क्या है, दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, दोनों साथ में नीचे जाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, ये बताने वाला लॉ है चार्ल्स लॉ, जिनमें बताया गया है कि अगर ड्राई गैस, देखिए दोनों में ड्राई गैस होनी चाहिए, गैस वेट नहीं होनी चाहिए, वेट गैस होगी तो आपको वेपर प्रेशर। तो अगर कोई मास ऑफ ड्राई गैस लिया है, देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है? टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। क्या मतलब है? टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। इसको मैथमेटिकली देखना है तो V1 अपॉन, ये जो है अपॉन का साइन है, हाँ ये जो है अपॉन का साइन है, ऐसा आप लिखेंगे V1 दैट इज वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये है ओरिजिनल V1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन, ठीक है, इसी का नाम रखा गया चार्ल्स इक्वेशन। तो क्या रिलेशन है मैंने पहले बताया, टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगी, या उल्टा कर दो, टेम्परेचर हाफ हो जाएगा तो वॉल्यूम भी, हाँ ये ठीक उल्टा रिलेशन है। यहाँ पर चूहे बिल्ली का रिलेशन नहीं है, समझ गया ना? यहाँ पर दोस्त दोस्त का रिलेशन है, दोनों बढ़ेंगे दोनों घटेंगे, दुश्मन का रिलेशन नहीं है, एनिमी रिलेशन नहीं है। अब तो याद हो गया, अब तो याद हो गया। बॉयल्स में एनिमी रिलेशन है दोनों के बीच में, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और चार्ल्स में फ्रेंडली रिलेशन है, दोनों साथ में बढ़ेंगे दोनों साथ में घटेंगे। तो अब नहीं भूलेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, पूछ क्या रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। व्हेन 3 लीटर दिया है, 3 लीटर, लीटर से पहचान गए थे कि वॉल्यूम दिया है, इज कूल्ड फ्रॉम, तो टेम्परेचर दिया है पहला वाला, जो इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 27 डिग्री। तो अब जो नया टेम्परेचर है कूल्ड फ्रॉम 27 डिग्री टू -73 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या करना है, इस एलसीएस सेंटीग्रेड को केल्विन में, पहले बताया था, हाँ तो क्योंकि पहली चीज तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, तो क्या फॉर्मूला बताया था, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में क्या करना होगा आपको, 273 प्लस करना होगा, ताकि वो केल्विन में चेंज हो जाए। इस फॉर्मूले को ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले को केल्विन में चेंज करने के लिए, हाँ केल्विन में डिग्री शब्द नहीं लगाते हैं, तो 27 में क्या प्लस कर देंगे 273, तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा T1 आपका क्या आ जाएगा 27 प्लस 273, दिस बिकम्स 300 K। हो गया पहला टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर ठीक कर दीजिए, T2 ठीक करिए, T2 ठीक करेंगे तो 273 माइनस 73 विल गिव यू 200 केल्विन। हो गया आपके पास दोनों टेम्परेचर अब केल्विन में चेंज हो जाए, यूनिट सेम होना चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मिसिंग फिगर क्या है आपके पास, आपका वॉल्यूम। आइए फॉर्मूला पुट करते हैं, V1 T1 इज इक्वल टू T2 T2, पुट करें फॉर्मूला। आइए मैं पुट करता हूँ। V1 हमारे पास है 3 लीटर, सो 3 अपॉन T1 है 300, फिर V2 मिसिंग है, वापस छोड़ दीजिए V2, ये रहा V2 आपका, और T2 कितना है आपके पास 200 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ चुका होगा। क्या आंसर आ गया आपके पास
3 इंटू 200 अपॉन 300 डिफाइन कर दिया जाए। आइए 0 0 कट गए, 3 1 जा, तो आपके पास क्या आ गया 2 लीटर। क्या आ गया, सिर्फ बच गया 2, तो आपका जवाब आएगा 2 लीटर। सर ये लीटर आप कहाँ से ले आए सर? अरे बताया तो, यूनिट कहाँ से लोगे, इसके सामने से लोगे। अगर यहाँ वॉल्यूम लीटर में है तो यहाँ भी वॉल्यूम किसमें आएगी, लीटर में आएगी। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा, और न्यूमेरिकल करना है। आइए और न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर से देखिए चार्ल्स लॉ पे एक और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को टू व्हाट टेम्परेचर, क्या सर आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है, टू व्हाट टेम्परेचर, आपसे टेम्परेचर मस्ट अ गैस एट, तो गैस है किस पर, चलिए पहले लिख दे रहा हूं टेम्परेचर कितने पे है। हाँ गैस एट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दे दिया एक तरह से 300 केल्विन, ही कूल्ड डाउन टू रिड्यूस द वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम जो भी है मुझे नहीं मालूम है। इस बार क्या कह रहा है, इस गैस को कितना ठंडा करें इसका वॉल्यूम ओरिजिनल से 1/3 हो जाए, तो तब हो गया कि जो नया वॉल्यूम है वो इस वाले वॉल्यूम का 1/3 है, तो V2 देखिए इस बार क्या करें, रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू, यहाँ कीवर्ड क्या है 2। सर इसमें रिड्यूस में आप माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाय नहीं लिखा है, ऐसा सुनना मेरी बात को। हाँ यही एक टेक्निकल चीज है जिसमें आप मिस्टेक कर जाते हैं। इस वाले में आपने रिड्यूस में माइनस लिखा, हाँ लिखा था रिड्यूस बाय, और जब बाय वर्ड लिखा होता है मतलब से, तो आपको क्या करना था, अगर इसमें भी बाय लिखा होता तो मैं ऐसे कहता जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देता 1/3 वॉल्यूम। ये कब करता, जब यहाँ लिखा होता रिड्यूस्ड बाय, क्या बाय लिखा है नहीं, देखिए क्या वर्ड लिखा है वॉल्यूम, रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू, क्या वर्ड है टू मतलब होता है तक, यहाँ पे बाय लिखा होता तो उसका मतलब होता है से। ध्यान देंगे अब फिर से पॉज करो यहाँ पर और पीछे जाओ। हाँ इससे पहले वाले एग्जांपल में देखो वहां पे रिड्यूस लिखा था, वहां इंक्रीज लिखा था, और दोनों में इंक्रीज या रिड्यूस के साथ आगे लिखा था बाय। लैंग्वेज को पकड़ो, ठीक है, फिर लैंग्वेज में ही क्या है क्वेश्चन की सारी समस्या है। तो उसमें हमने क्या किया था, ये किया था जो भी वॉल्यूम या टेम्परेचर में चेंज करना था आगे क्या कर देते थे उतना चेंज करते थे, इंक्रीज करना होता था प्लस कर देते थे, क्योंकि उसमें बाय लिखा था। और इसमें पहली बार क्या लिखा है 2 लिखा है, तो देखिए हम सीधे क्या करेंगे, अब नई वॉल्यूम हो जाएगी 1/3, तो पुरानी वॉल्यूम मेरे पास नहीं है, मैंने लिखा V है पुरानी वॉल्यूम, तो नई वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगी उसकी 1/3 हो जाएगी, दैट इज V into 1/3 या सिंपली V/3। मिसिंग फिगर क्या है मेरे पास, आइए मिसिंग फिगर है मेरे पास T2, क्योंकि उसने बोला है कि व्हाट टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर फॉर्मूला लगा दीजिए, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लिखिए। एवरी टाइम यू हैव टू राइट फॉर्मूला, याद रखिएगा फॉर्मूला हर बार आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो भी गड़बड़ है। ओ क्या लिखना है मुझे लिखना है वॉल्यूम जो कि मेरे लिए V है अपॉन टेम्परेचर जो मेरे लिए 300 है, फिर मेरे पास वॉल्यूम है V डिवाइडेड बाय 3, सो अपॉन 3 चला जाएगा, और इसका टेम्परेचर मुझे नहीं मालूम है, तो मेरा फाइनल फिगर वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे T2 निकालना है ना। तो अब मुझे T2 निकालना है तो मुझे T2 को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, आइए मैं कर देता हूँ T2 को क्रॉस। जब T2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा V इंटू 300 अपॉन V इंटू 3, ये V क्रॉस हो जाएगा T, ठीक है वही रहेगा, सो V सिंप्लीफाई हो गया, 1 जा 100 जा, तो आपके पास आ गया क्या आ गया 100। ध्यान से देखिए, तो टेम्परेचर T2 इज 100 केल्विन, ध्यान दीजिए केल्विन लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में था तो आपका भी टेम्परेचर केल्विन में ही होगा। डन, साथ में कर रहे हैं, हाँ अगर साथ में कर रहे हैं तो पक्का आपको फायदा होने वाला है, पक्का आपके सारे न्यूमेरिकल सही होने वाले, मैं आपको कह देता हूँ। हाँ एक आध बार आप ट्राई करेंगे और मेरे वीडियोस को देख के ट्राई करेंगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं आने वाला। तो प्रूव करना है, ये वाला प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ऑफ गैस एट, तो आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, और टेम्परेचर देखिए आपको सेंटीग्रेड में दिया है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट इतना इज ट्वाइस, तो इसकी वॉल्यूम जो है, हाँ ये वाली जो वॉल्यूम है जो कि इस टेम्परेचर पे है वो इस वाले टेम्परेचर की, टेम्परेचर कितना है दूसरा जो टेम्परेचर वो कितना है 273 केल्विन, इसकी जो वॉल्यूम है ये वाली वॉल्यूम जो है इसका ट्वाइस वॉल्यूम यहां पर है, मतलब आपको ये वॉल्यूम कितनी आएगी 2 टाइम्स आएगी। आइए साबित करते हैं 2 टाइम्स आ रही है कि नहीं आ रही है, तो लेट्स अज्यूम हमारे पास वॉल्यूम नहीं मालूम है, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि ये वाली जो वॉल्यूम है 273 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, वो वॉल्यूम इसके इस वॉल्यूम का दुगना है। वॉल्यूम दिया नहीं है तो मैंने अज्यूम कर दिया, लेट कर लिया, मैंने कहा कि लेट दी वॉल्यूम की V, ठीक है, तो हमारे पास क्या है मिसिंग है, लेट से क्या मिसिंग है T1 आना चाहिए 2 टाइम्स, आना चाहिए 2V, आइए चेक करते हैं, T1 इज इक्वल टू V, T1 हमारे पास नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूं, T1 मेरे पास है 273, तो तुरंत केल्विन में चेंज करिए, केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं सेंटीग्रेड में तुरंत 273 प्लस कर देते, 273 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 546, हाँ तो आ जाएगा 546, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 546, नीचे लिखेंगे आप 546 इज इक्वल टू V2, V2 कितना है, V2 मुझे मालूम है मैंने अज्यूम किया हुआ है T, और T2 कितना है 273, क्रॉस कर दूं मेरे पास V1 आना चाहिए 2V, याद है ना ट्वाइस आना चाहिए, ये तो प्रूव करना है, 546 V अपॉन 273, 273 1 जा 273 2 जा, तो आपके पास आ गई वॉल्यूम, क्या आ गई 2V, सो हेंस प्रूव, यही तो करके दिखाना था कि टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वॉल्यूम ट्वाइस होगी इस वाले वॉल्यूम, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
एक और न्यूमेरिकल जो कि चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। देखिए इस बार क्या है, इस बार लिखना है कि अ गैस ऑक्यूपाइज 3 लीटर्स। तो आपके पास वॉल्यूम दे दिया 3 लीटर, आपके पास टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ, लिखा तो है व्हाट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज आस्क्ड एट -20 डिग्री। और टेम्परेचर क्या बोल रहा है इस बार, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और बात लिखा है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। इस वर्ड से आप समझ जाते हैं कि आपको चार्ल्स लॉ लगाना है, क्योंकि चार्ल्स जी ने प्रेशर को इग्नोर कर दिया था जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, सेम रखा था। मिसिंग फिगर V2 है, सिंपल है। बस थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि आपको टेम्परेचर को केल्विन में हर बार चेंज करते रहना, और केल्विन में चेंज करने के लिए आप ऐड कर दीजिए 273 ताकि वो केल्विन में चेंज हो जाए। दोनों में ऐड कर दीजिए, यहाँ भी ऐड कर दीजिए। आपने जैसे ही ऐड किया तो आएगा 2 केल्विन। ठीक, पुट कर देते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, 1 जो कि मेरा 3 है अपॉन 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। कैलकुलेशन होने वाला ढेर सारा और आपको करना है, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको कैलकुलेशन कर लेना है। बस आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 273 कुछ डेसिमल में आंसर आना है। और याद रखिएगा जो भी आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। ध्यान दीजिएगा किसमें आएगा आंसर, लीटर में। समझ गए ना, क्योंकि पहली वॉल्यूम लीटर में थी तो दूसरी वॉल्यूम भी लीटर में ही होगी। क्लियर, अब आप निकाल देंगे डेसिमल में, मैं नहीं कर रहा, ठीक है? आपको इसको सॉल्व करना है। आइए एक और क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ। चलिए कैलकुलेट द वॉल्यूम। इस बार क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ऑफ द एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग। वॉल्यूम दे दिया मुझे, वॉल्यूम दे दिया 0.4 लीटर एट टेम्परेचर दे दिया 250 केल्विन व्हेन इट इज हीटेड। नया टेम्परेचर क्या दे दिया, नया टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेंट। कैन एट सेम प्रेशर, देखा इससे पता चल गया कि प्रेशर कांस्टेंट। अब चार्ल्स लॉ लगाना। मिसिंग फिगर क्या है आपके पास, वो बोल तो टेम्परेचर रहा हूं पर लिख रहा हूं वॉल्यूम। हाँ बोला तो टेम्परेचर था ना, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था ना, टेम्परेचर है ना। मिसिंग फिगर क्या है, मिसिंग फिगर है हमारे पास वॉल्यूम। एक कीवर्ड है इसमें, वॉल्यूम जो है वो मुझे किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, क्यूब में चाहिए, जो कि क्लियर कर दिया। नहीं बोला होता तो फिर भी हम क्या करते, लीटर में छोड़ सकते, पर स्पेसिफिकली बोल रहा है तो निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आप तो अभी से चेंज कर दीजिए। आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम फिक्स है ये वाली, याद कर लीजिए। तो 0.4 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर। चलिए अब वॉल्यूम क्या हो गई, सेंटीमीटर में चेंज हो गई। कर देते हैं, क्या पुट करेंगे, V1 दिया फॉर्मूला अपॉन 1, तो P1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2। गड़बड़ है, T2 में गड़बड़ क्या है, केल्विन में नहीं है, तुरंत चेंज करते हैं उसको केल्विन में, 273 प्लस करके हो गया केल्विन में। आइए आपके पास आंसर आपका आ चुका है, 400 इन 300 अपॉन 250। आ गया वॉल्यूम 0 5 5 5 जा 5 6 जा 5 8 जा और 5 0 जा, तो 480 क्या कहते हैं, 480 सेंटीमीटर क्यूब इज दी वॉल्यूम। हाँ आपने भी निकाल लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखो देखते रहोगे तो नहीं, आई एम वेरी श्योर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपके नंबर्स रॉन्ग आएंगे, आपके आंसर्स रॉन्ग आएंगे, आप झल्लाओगे, आप परेशान हो जाओगे। और अगर लगाओगे, हाँ देख के लगाओगे कोई बात नहीं, तो भी आप क्या होगे, आगे बढ़ जाओगे। ये लास्ट टॉपिक बढ़ता है हमारा, नाम है गैस इक्वेशन। तो अब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, चलो तीनों को मिला देंगे तो इसका कॉम्बिनेशन है, मतलब बॉयल्स लॉ भी है और चार्ल्स लॉ भी, दोनों को मर्ज कर देंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा। इस बार दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें गैस इक्वेशन P1 V1, तो बॉयल्स का इक्वेशन है सर P2 V2, ये अगेन बॉयल्स कंप्लीट हो रहा है, और आगे आपने लग दिया T1 अपॉन, तो ये जो बन गया ये हमारा बन गया गैस इक्वेशन। एक कीवर्ड और भी है जो आपको ध्यान देना है, इसमें जरूरत पड़ेगी, कभी कभी इस्तेमाल करेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर शब्द। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, या तो सेंटीग्रेड में पूछेंगे तो मैं कहूंगा 0 डिग्री है, पर केल्विन में तो फिक्स है 273। उसी तरह से अगर स्टैंडर्ड प्रेशर क्वेश्चन में कहेगा आपसे, अगर इस टर्म का इस्तेमाल करेगा तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर याद होना चाहिए, 760 mm ऑफ मर्करी के 760 की हाइट को कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, या सेंटीमीटर में यही चीज क्या हो जाएगा 76 हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर में तो 1 एटमॉस्फेयर को स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। चलिए आइए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट जल्दी से, और अपनी नोटबुक पे आप भी नोट डाउन करिए। सबसे पहले जो आपको गिवन डाटा है उसको स्टार्ट करते हैं। इट इज फाउंड हीटिंग अ गैस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 50, देखिए बाय लिखा है, हाँ 2 और बाय से पहचान जाओगे, ठीक है। अब फिर सारा बाय, तो क्या कह रहा है, हीटिंग अ गैस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, तो पहली वॉल्यूम मुझे नहीं दी हुई, तो पहली वॉल्यूम V है, तेरा ही मैंने लिख दी। अब दूसरी वॉल्यूम क्या कह रहा है, इंक्रीज बाय 50, तो मैं इस पहली वाली वॉल्यूम को जिसको मैंने V माना है मैं ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे 50% ऑफ इसी का जो गैस है उसी का 50% ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो क्या करते, अगर 2 लिखा होता यहाँ पर इंक्रीज टू, बाय की जगह 2 लिखा होता तो हम क्या करते 50% ऑफ V कर देते, बस ठीक है ना, 2 में ऐसा कर देंगे, डायरेक्टली कर देंगे और ऐड नहीं करेंगे, ध्यान देंगे इस बात को। तो ऐड कर दिया अभी हमने, क्योंकि हमने लिखा था बाय, बाय का मतलब होता है से, और 2 का मतलब होता है तक, क्या होता है यहां तक। चलो वैसे ये नहीं है, अभी इसको हम हटा देते हैं तो कंफ्यूज कर, एंड द प्रेशर डिक्रीजेस बाय, प्रेशर तो दिया ही नहीं है, तो P तो दिया ही नहीं, लेट द प्रेशर बी P, तो अब कह रहा है जो प्रेशर है वो डिक्रीजेस टू, देखिए कीवर्ड देखिए क्या है, क्या लिखा, प्रेशर डिक्रीजेस बाय नहीं है 2 है, तो अब जो P2 है वो क्या है, वो 60% ऑफ द ओरिजिनल है,
तो जो ओरिजिनल था मेरा P उसका 60%। देखिए अब डिक्रीज में माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं, डिक्रीज है और क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 मतलब तो ध्यान देंगे आप, ऐसे नहीं लगा, सीधे 60% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया नया प्रेशर। अब इफ द ओरिजिनल टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर कितना है -50, पता क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है। चलिए फटाफट निकालते हैं, मैं और आप तो सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाने वाला है आपका, क्या आने वाला है, 2 कॉमन होने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 2v + v, पर आ जाएगा 3v/2 आ जाएगा आपका भी। और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा, सो यहाँ पे आ जाएगा 3p/5। हाँ 3p/, क्या मैंने कहा, 3p/5। एक प्रेशर भी आ गया। मिसिंग फिगर क्या है आपका, मिसिंग फिगर आपके पास T2। आइए पुट करते हैं। पहले इसको चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसमें तुरंत केल्विन बना देंगे। केल्विन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 273 पे प्लस कर देंगे, 13 में 5 गया, 8, हाँ केल्विन में चाहिए ना, और 6 में से 1 बचा 5, 258 केल्विन। ठीक, केल्विन में चेंज करना जरूरी है। फॉर्मूला क्या लगाना है, T1 T1 इज इक्वल टू V2 T2/T2। तो पहले हम देख रहे हो, पहले बॉयल्स लॉ लिख रहे हैं और अपॉन क्या कर दे रहे हैं, T2। पुट यहाँ कर दूं, जगह हमारे पास कम है, तो हमारे पास है V1 जो कि खुद की है, T1 जो कि खुद की है, अपॉन T1 258, और यहाँ पे क्या लगेगा, T1 जो मेरे पास है 3v/2, 2 डिनॉट में चला जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना, मैंने पुट किया V2 है क्या 3v/2, और इंटू P2 क्या है मेरे पास 3p/5, और अपॉन T2 मेरे पास क्या है, T2 मेरा मिस, T2 निकालना है, T2 तो निकालना है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते समय देखेंगे कि इसका V और P का V और P कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। और मुझे क्या करना है, T2 पता करना है मुझे, T2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर देते हैं, आइए। तो T2 इज इक्वल टू 3 × 258, ठीक है, ये 258 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला गया, और नीचे क्या है 2 × 5 दैट मींस 10। आपको क्या करना है, 2 निकालना है, दैट इज टेम्परेचर निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, नहीं 3 3 जा 9, 9 को मल्टीप्लाई करना है 258 से, 9 8 जा 72 जा 7, 9 5 जा 45 और 7 52 बटा 5, 9 2 जा 18 और 5 20, 18 और 5 23। ये मेरे पास आ गया अपॉन 10, मुझे लगता है 232.2, ये क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। आप टेम्परेचर केल्विन में भी छोड़ सकते हैं, और आप सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहते हैं तो वापस 273 इसमें से माइनस कर दीजिए। आपने सेल्सियस से केल्विन बनाते समय ऐड किया था, और वापस सेल्सियस बना 273 से माइनस कर दिया। और आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये तो SI यूनिट है। तो आपने क्या करना है, बहुत केयरफुली स्टेटमेंट को रीड कर, क्योंकि आपको फॉर्मुला मालूम है, आपको फॉर्मुला अप्लाई करना भी आता है, बट आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इसीलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। हाँ, इस चैप्टर में जो आपकी मिस्टेक हो रही है वो टू और बाय के लैंग्वेज मिस्टेक हो रही है, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने साथ में मेरे लगाया होगा अब मिस्टेक नहीं होगी। आई एम 100% श्योर। सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर, वॉल्यूम दे दिया, क्या दिया, वॉल्यूम लीटर, टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तुरंत इसको क्या करिए, केल्विन में चेंज कर दीजिए, मैं चेंज कर दिया 273 प्लस करके, एंड प्रेशर भी दे दिया, इस बार प्रेशर दे दिया है 100 पास्कल, 100 पा, ठीक है, पास्कल का शॉर्ट फॉर्म है पा। फाइंड द टेम्परेचर, क्या फाइंड करना है हमें, टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम एंड प्रेशर बिकम्स हाफ ऑफ देयर इनिशियल, जो भी वॉल्यूम है उसका हाफ है, पहला वॉल्यूम था 2, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1, यहाँ पे प्रेशर था 100, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा 50, हाफ हो जाएगा ना, देखा है, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। कर दीजिए, आइए फॉर्मूला पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था, T1 V1 on T1 इज इक्वल टू on T, यहाँ पुट कर रहे हैं फॉर्मूला, सॉल्व कर दें, हाँ भाई सॉल्व कर देते हैं। T1 पहले हमारे पास 100, V1 कितना है 2, अपॉन T1 कितना है 300, फिर P2 कितना है 50, फिर P2 कितना है 1, और मिसिंग फिगर है T, तो वैसे छोड़ दीजिए, 2 को कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और सबको क्रॉस कर दीजिए, आपके पास हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 50 300 अपॉन 100 × 2। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, हाँ दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 25 जा 25 × 3 बच गया, 25 3 जा 75, तो आपके पास आंसर आना 75 केल्विन, हाँ 75 केल्विन। आप ऐसा यूनिट केल्विन में ही आंसर लिख देना है, आप सेंटीग्रेड में चाहते हैं तो 273, ठीक। तो इस तरीके से आपने गैस इक्वेशन को भी कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। पॉल्यूशन और हवा का प्रदूषण, तो पॉल्यूशन तो आप जानते हैं, आपने सुन रखा होगा कि दिल्ली में एक दिन की सांस लेना दिल्ली के एटमॉस्फेयर में वो 10 सिगरेट के बराबर है। क्या कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूं, आप दिल्ली में रहकर अगर एयर ब्रीथ कर रहे हैं ओपन में, खुले में, तो आप समझ लीजिए 10 सिगरेट जितनी आप पॉल्यूशन अपने अंदर लेते हैं। तो पॉल्यूशन क्या बताता है, पॉल्यूशन बताता है कि अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस हमारे नेचर में ऐड हो रहे हैं, और अगर पानी में ऐड हो रहे होते तो इसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, और अगर हार्मफुल सब्सटेंस हमारे एयर में ऐड हो रहे हैं तो हम इसे कहते हैं
एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, और चैप्टर भी यही है। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और ध्यान से देखना है। हाँ, बहुत कुछ इसमें से आपको आता भी है, पर मैं फटाफट आपको क्या करूंगा, सिंपली इस चैप्टर को रिवाइज करा दूंगा। सच कह रहा हूं, बहुत जल्दी इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, और वो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन अनडिजायरेबल चीज आता है हमारे एनवायरमेंट में। पॉल्यूशन हमारे ऊपर, इंसानों के ऊपर, हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे एनिमल्स पर, हमारी बिल्डिंग्स पे, सब पे हार्मफुल इफेक्ट डालता है। और पॉल्यूशन शब्द कहां से आया? तो पॉल्यूशन शब्द है पॉल्यूट वर्ड से बना हुआ, जिसका मतलब होता है डर्टी कर देना, गंदा कर देना। तो पॉल्यूशन क्या करता है? हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालता है। और क्योंकि पॉल्यूशन क्या सिर्फ हम पैदा कर रहे हैं? जी नहीं, हम अकेले नहीं है, हम बड़े सोर्स तो जरूर है पॉल्यूशन के, पर हम अकेले ही पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमारा कभी कभी नेचर भी पॉल्यूशन करता है। नहीं यकीन हो रहा है? इसको बताते हैं कैसे। जैसे वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो आप तो जानते हैं ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसमें खूब सारी गैसेस निकलती हैं, और वो जहरीली गैसेस होती हैं, खास करके कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, और साथ में निकलता है खूब सारा ऐश, डस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल। और दूसरा एग्जांपल है नेचर से कि हमारी प्रकृति भी पॉल्यूशन पैदा करती है, जैसे कि डिकेइंग वेजिटेशन। कहीं भी प्लांट सड़ गल जाते हैं तो अपने आप बदबू करने लगते हैं। हाँ, कहीं आप देखिए कोई प्लांट मैटर सड़ गल रहा हो, इवन एनिमल भी जब मरने लगते हैं तो आप अजीब सी बदबू लगती है। वो क्या हो रहे हैं? डिके हो रहे हैं। हाँ, माइक्रोबियल एक्शन से, बैक्टीरिया के एक्शन से वो क्या हो रहे हैं? डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और उससे भी क्या हो रहा है? पॉल्यूशन होता है। और कभी कभी तो फॉरेस्ट फायर, जंगल में हम इंसान तो नुकसान पहुंचाते हैं कट करके, पर मैंने कहा ये नेचुरल पूछ रहा हूं तुमसे, तो नेचुरल है क्या? जंगलों में आग लग जाना। हाँ, अपने आप भी आग लग जाती है। अब आता है, ये तो हो गए जो प्रकृति कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है। क्या हम भी कर रहे हैं? हम भी अपने एनवायरमेंट को बहुत पॉल्यूट कर रहे हैं, और हम सबसे बड़े एनिमी हैं अपने एनवायरमेंट के। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पहचान लो, हम इंसान। आइए, हमने ऑटोमोबाइल चलाई, गाड़ियां चलाई, और इतनी ज्यादा चला दी गाड़ियां कि जहां जाओ वहां रश है। जितनी सड़कें बना लो कम पड़ रही है। क्या कहते हैं? आपके शहर की क्या कंडीशन है? मुझे जरूर बताइएगा। कैसे है आपके शहर का ट्रैफिक कंडीशन? मैं श्योर कह सकता हूं, आप किसी भी शहर में रहते हो, चाहे इंदौर रहते हो, चाहे पटना रहते हो, चाहे आगरा रहते हो, चाहे लखनऊ रहते हो, चाहे दिल्ली रहते हो, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि सब जगह एक ही प्रॉब्लम है, और वो है ट्रैफिक जैम की। क्या है, हुआ क्यों ट्रैफिक जैम? क्योंकि हम सब ने अपने जरूरत से ज्यादा व्हीकल्स ले लिया। हर घर में कई कई गाड़ियां हैं, किसी किसी घर में तो जितने सदस्य हैं उनसे ज्यादा गाड़ियां हैं। आप बोलिएगा, है ना? तो सोचिए, जब इतनी गाड़ियां चलेंगी, उनमें डीजल, उसमें पेट्रोल, उसमें गैसोलीन जब जलेगा तो उससे निकलेगा गंदा धुआं। तो बहुत बहुत बड़ा सोर्स है हम इंसान ऑटोमोबाइल चला रहे हैं जिनमें फॉसिल फ्यूल्स बन हो रहे हैं। और तो और हमने जो फैक्ट्रियां बना रखी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना रखी है, उनकी चिमनियों से क्या निकल रहा है? अमृत निकल रहा है। क्या कहते हैं? शुद्ध जल निकल रहा है? जी नहीं, जहरीला पानी निकल रहा है, एफ्लुएंट निकल रहा है, और जहरीला धुआं निकल रहा है। और क्या करते हैं? इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब हम इंडस्ट्री में कुछ काम, जैसे फॉर एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री है, अब चीनी कैसे बनती है? क्या गन्ने का बस रस निकाल के चीनी बन जाती है? इतना आसान है? जी नहीं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं, है ना? वो जो गन्ना है उससे बहुत सारा ऐसा पदार्थ निकल रहा है जो किसी काम का भी नहीं है, बहुत पॉल्यूटिंग मटेरियल भी पैदा हो रहा है। तो इंडस्ट्री जब अपने काम कर रही होती है, प्रोडक्शन कर रही होती है, उसमें बहुत सारे वेस्टफुल प्रोडक्ट निकलते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है इससे। क्योंकि चैप्टर एयर पोल्यूशन पे है, एटमॉस्फेयर के पोल्यूशन पे है, तो एटमॉस्फेयर में एडिंग अप हो जाना इसका, हार्मफुल गैस इसका। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसियस पोल्यूटेंट है कौन कौन सी है? जैसे सल्फर है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड, और इवन डस्ट, स्मोक और अदर पार्टिकल्स, ये भी, हाँ, ये सब हमारे प्रकृति को, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। और आपके मेरे अंदर जो लंग्स की बीमारियां हो रही हैं, कंजेशन हो रहा है, लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, कौन है जिम्मेदार? यही एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं। हम इंसानों ने ही जंगलों को काट दिया, तो नतीजा जो ये पॉल्यूशन सेटल करने वाली बॉडीज थी, ऑक्सीजन देने वाले जो हमारे पेड़ थे, हमारे साथी थे, हमने इनको खत्म कर दिया है। चलिए कुछ पढ़ते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये कहां से पैदा होता है? ये जो गाड़ियों से धुआं निकलता है ना, उनमें पैदा होता है। गाड़ियों में सल्फर होता है, कोल जलाते हैं उसमें भी सल्फर होता है। तो सल्फर क्रॉप्स पे भी असर डालता है और लंग्स पे असर डालता है, चोकिंग कर देता है लंग की। अगर आप सल्फर ज्यादा सूंघ लेंगे ना तो आपको बहुत खांसी आने लगेगी, आप हाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करती है? वो भी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है, और आंखों में कभी कभी क्या होता है? इरिटेशन, खुजली टाइप की हो जाती है। फ्लोराइड्स वेजिटेबल को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे टीथ और बोन को। आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत पीले टाइप के पड़ जाते हैं, टेढ़े टाइप हो जाते हैं ऐसे, वो फ्लोराइड की वजह से है। अक्सर गांव के कुछ इलाकों में जहां पे पानी में फ्लोराइड्स आ गया है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। और तो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत सारे प्लांट्स को मार देती है और कैंसर तक कॉज करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो सबसे जहरीली गैस है। सर ये कहां से आती है हमारे एनवायरमेंट में? अगर कहीं पर एब्सेंस ऑफ एयर में, अर्थात लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर कोई चीजें बंद की जाए, कोई फ्यूल बंद किया जाए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। समझाने के लिए कहते हैं कि आपका एक कमरा है, आप कमरे को सब तरह से बंद कर दीजिए, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए, ठीक, और उसके अंदर कोई चीज जला दीजिए। मान लीजिए उसके अंदर आपने कार्डबोर्ड जला दिया, लकड़ी जला दी, थोड़ी देर बाद उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, जो कि एक ओडरलेस गैस होती है और हाईली पॉइजनस होती है। जिसने सूंघा चला गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है और हमारे पास ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म। टोबैको स्मोक, बाप रे, अभी भी इतना समझाने के बाद आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है टोबैको किल्स, स्मोकिंग किल्स, पर पता नहीं क्या है, पीने वालों को पता नहीं क्या नशा है, तो कैंसर कॉज करता है, जानते हैं फिर भी पीते हैं। इवन लेड जो हमारी बॉडी में चला जाता है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोकता है। कॉटन डस्ट अगर कहीं सूंघ लिया हमने तो हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा, स्मोक से एस्थमा हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल लोग पंप ले रहे हैं, देखा है सब व्हाइट कलर पंप होता लेते हैं, क्या ले रहे हैं वो एस्थमा की दवा है भाई, उसमें वरना उसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा वो सांस। आई होप आई एम श्योर आप में से, आपकी क्लास में से, आप किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर जानते हो जिनको एस्थमा है। कितनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये सब कौन कर रहा है? हमारे प्रकृति में हमने जो इंसानों ने जो पॉल्यूशन किया वो कर रहा है, और उसके जिम्मेदार हम सब हैं। सोच लीजिए,
स्मॉग, स्मोक और फॉग को जोड़ दीजिए, बन जाता है स्मॉग, और स्मॉग हो जाने से कोहरे की तरह दिखता है, व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, गाड़ियां लड़ जाती हैं, ट्रेन लेट्स हो रही हैं, और तो और अगर आप इस कोहरे में जब सांस लेते हैं तो आपकी लंग्स की प्रॉब्लम आती है, और तो और डेथ भी हो सकती है। अब एक एक करके सारे पोल्यूटेंट्स, आपने नाम तो जान लिए कि पोल्यूटेंट्स क्या कॉज करते हैं, क्या इफेक्ट, पर पैदा कैसे होते हैं ये पोल्यूटेंट्स, कहां से आते हैं ये पोल्यूटेंट्स, कैसे ये एयर में आ रहे हैं, ये जानना है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, दोनों क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो ये कहां से आते हैं एटमॉस्फेयर में, मैंने कहा हम लोग बहुत सारे फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनसे आते हैं, और ये जब हाई टेम्परेचर पे बर्न होते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, हाई टेम्परेचर पे। और तो और जब आपकी गाड़ी, आपके पास जो कार है या आपके पास एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिकल नहीं, वो अच्छी गाड़ी है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी आजकल दी बेस्ट है, हाँ वही लीजिएगा आने, एक तो पैसे बचा रही है आपके, है ना, चार्ज करो और मस्ती करो। पर जो पेट्रोल वाली गाड़ी हम लोग के पास है, मेरे पास भी है वैसे तो, है ना, वो जो एक्टिवा है या मोटरसाइकिल है या इवन कार है, उसमें लगा होता है इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें फ्यूल एक छोटे से चैम्बर में जाके बर्न होता है, उसमें जो पेट्रोल होता है एक छोटे से चैम्बर में बर्न होता है, और उससे खूब इंटेंस हीट पैदा होती है और एक जहरीली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और कहां से आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कई बार एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों कंबाइन नहीं करते, नॉर्मल टेम्परेचर पे कंबाइन नहीं करते, पर जब बिजली कड़कती है, हाँ जब बारिश के दिनों को बिजली कड़ती है तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। यही नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। क्या हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्यों इससे बचना चाहते हैं, तो मैंने कहा हमारे म्यूकस में जब हम सांस लेते हैं तो ये जो सांस है हमारे नॉस्ट्रिल्स से होते हुए पहुंचती है फायरिंग्स पे, फायरिंग्स के बाद जो चैम्बर शुरू होता है, पीछे पाइप शुरू होता है, उसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसमें इरिटेशन पैदा कर देती है, और तो और ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूंघ लेंगे तो लंग डिजीज हो जाएगा, इवन प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाती है, यस प्लांट मर जाते हैं, और तो और सनलाइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में उसे क्या करती है, एक स्मॉग में चेंज कर देती है। जब एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो एक नया टाइप का स्मॉग बनेगा, नाम है फोटोकेमिकल स्मॉग, सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से हो जाता है, जो कि और घातक हो जाएगा, आई इरिटेशन पैदा करेगा, अस्थमा करेगा, और इवन नेसल एंड थ्रोट इंफेक्शन पैदा करेगा। इसलिए स्मॉग में मत निकलिएगा, स्मॉग में जब कोहरा हो, बहुत धुंध हो, तो अच्छा नहीं है हमारे लिए, सेफ नहीं है, ठीक है। हाँ निकलना जरूरी है तो प्लीज मुंह ढक करके कुछ फिल्टर टाइप का लगा करके, है ना, या मास्क टाइप लगा के तब निकलिए। आता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर। मैंने बताया सल्फर कहां से निकलता है, अगेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जलाते हैं उससे निकलता है, और कोल सबसे बड़ा सोर्स है, कोल कोयला उसमें निकलता है, कैसा धुआं निकलता है कोयला में, देखा आपने, सबसे सफेद उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, हेडेक कॉज करता है, वोमिटिंग कॉज करता है, डेथ भी कर सकता है, वेजिटेशन को भी नुकसान पहुंचाता है, और अगेन ये भी स्मॉग बन जाता है, स्मोक और फॉग बन जाता है, जो कोहरा होता है उसमें ज्वाइन हो जाता है और विजिबिलिटी नुकसान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे तो सबसे बच के रहना है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे डेंजरस है, इन सब में सबसे खतरनाक, क्योंकि और में तो थोड़ा समय लगेगा, आपको कोई अस्थमा कुछ और बीमारी होगी, म्यूकस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसमें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसमें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सीधे रास्ता पत्ता ऊपर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, और उड़न नहीं है, इसमें कोई महक नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप जहर सूंघ रहे हैं, और ये जब बॉडी में चले जाएगी तो हमारा जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होता है ब्लड में, नाम है हीमोग्लोबिन, वो उसमें जाके चिपक जाएगी, मतलब ये हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। नतीजा, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी नहीं, क्योंकि उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाएगा, इसमें हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आप घुट के मर जाएंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा, पेनलेस डेथ, यस बहुत डेंजरस है। तो कहां से आती है ये गैस, कहां से आती है, तो मैंने कहा अगर कोई फ्यूल इनकम्प्लीट कंबशन करे था, प्रॉपर एक्सेस ऑफ एयर सप्लाई न मिले किसी फ्यूल को जलाते समय, तो उस समय जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। बता दिया, बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट है कैसे कंट्रोल करें भैया इतनी खतरनाक गैस को, तो मैंने कहा फ्यूल को इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी मत यूज करो, पेट्रोल गाड़ी यूज करो, मैंने बताया था, ई व्हीकल आजकल आ रही है, ई कार भी आ रही है, ई एक्टिवा भी आ रही है, अरे वही सब चलाओ, बवाल खत्म, एक तो तेल नहीं भरना पड़ेगा, मस्ती करो। और क्या यूज करो, जो गैसोलीन है था, जो डीजल या पेट्रोलियम वाली गाड़ियां हैं, उसके बदले कोई नया सब्स्टिट्यूट खोजो, ठीक है। एसिड रेन, सर बारिश और एसिड की बारिश, नहीं तेजाब नहीं गिर रहा है आसमान से, पर जब पानी का पीएच, जो पानी गिर रहा है आसमान से, वो स्मोक, वो ड्रिजल, वो स्नो के रूप में, हाँ बर्फ के रूप में गिर रहा है नीचे, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अभी प्रेसिपिटेशन तो हो रहा है, पानी के रूप में हो रहा है, स्नो के रूप में हो रहा है, हेल के रूप में हो रहा है, स्लीट के रूप में हो रहा है, इनका नीचे आना, गिरना प्रेसिपिटेशन है। और ये एसिड रेन तब बन जाता है जब पीएच, इस पानी का पीएच, जो पानी गिर रहा है ऊपर से, उसकी पीएच वैल्यू 5.6 तक चली जाती है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। मतलब पीएच लेवल, पीएच याद है ना, एक स्केल आती थी पीएच स्केल, जो 7 की तरफ इंडिकेट करती है पीएच, तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, पानी है, और टुवर्ड्स 1 जैसे ही जाती रहती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो अगर पानी का पीएच 5.6 या उससे और नीचे है तो समझ जाइए एसिड रेन है, तो खतरनाक है। मैंने बता दिया एसिड रेन कैसे बन रही है। एसिड रेन मैंने कहा हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पैदा होता है। सर कहां से आ रहा है, चलिए एग्जांपल समझाते हैं। हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो आप जानते ही हैं। कहां से? मैंने कहा फॉसिल फ्यूल बंद करो, कोई भी फॉसिल फ्यूल, पेड़ जला दो, लकड़ी जला दो, क्या निकलेगा, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रेन वाटर से कंबाइन हो जाता है, जानते हैं पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, गैसेस को भी क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है। देखिए क्या होगा, ये पानी है बारिश का, और ये है धुआं जो हमने जलाया, जो भी हमने पेट्रोलियम जलाया, कोल जलाया, कुछ भी जलाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली। देखिए क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए, आपके सामने कार्बोनिक एसिड पैदा हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आगे जाके क्या बन जा रहा है, कार्बोनिक एसिड। क्या बताना चाहते हैं आपको कि बहुत डेंजरस है फॉसिल फ्यूल का जलाना। देखा ना, रेन वाटर से कंबाइन हो गया। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए NO2 आगे जाकर के
पानी और फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के नाइट्रिक एसिड बन जाता है, HNO3 बन जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या चीज? सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए SO3 पानी से कंबाइन होता है और बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे एसिड कहां से बन रहे हैं? इन जहरीली एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस से जो हमने प्रोड्यूस की, हमने फॉसिल फ्यूल जलाया, हमने पेड़ काटे, समझ गए ना? तो फॉसिल फ्यूल से ही पैदा हो रहे हैं, समझ गए ना? कहां से आ रही है ये एसिड रेन? तो एसिड रेन फॉसिल फ्यूल से आ रही है। फॉसिल फ्यूल में नाइट्रोजन सल्फर मौजूद है और यही पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ट्राइऑक्साइड, और फिर ये रेन वाटर से कंबाइन होती है और बन जाते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनिक एसिड। तो आप समझ लीजिए कितना डेंजरस है। ये रहा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो मैंने पहले बताया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पहले कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं? मैंने कहा सनलाइट, सॉरी थंडर लाइटनिंग से होता है, बिजली कड़कने से। नॉर्मल टेंपरेचर में दोनों कंबाइन नहीं होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल टेंपरेचर में कंबाइन नहीं होते हैं। पहले ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के NO2 बन जाता है। समझ आया? बैलेंस कर लीजिएगा। बस जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन होकर के नाइट्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या एक ही सब्सटेंस का चला? नहीं, मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी यही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी यही हो रहा है। सारी जहरीली गैसेस आगे जाकर के एसिड बन जा रही है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना? कोल जलाया आपने, कोल जलाया तो क्या निकला? कोयले के जलाने से क्या पैदा हुआ? उस सफेद धुआं निकलता है कोयले में। आपसे सुनना मत जब निकले दोबारा, ठीक है ना? बहुत सारे लोग कोयले के आसपास बैठे रहते हैं ना। सल्फर डाइऑक्साइड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी निकलता है। अभी सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाकर के मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इवन बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल स्मेल्टिंग प्लांट है, पिघलाने वाला प्लांट है, वहां पे बहुत इसका यूज होता है, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत पैदा होता है। और एसिड रेन करती क्या है? क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पर? क्या अच्छी है एसिड रेन? जी नहीं। तेजाब की बारिश एक तरह से सोचिए अच्छी नहीं है। तो एसिड रेन सबसे पहले नुकसान पहुंचाती है हमारी सॉइल को। कैसे? जब सॉइल में इमेजिन करिए एसिड रेन पड़ेगी तो सॉइल के अंदर मौजूद मिनरल्स जो कि NPK, सही से सुन रहे हैं, NPK नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट, तो उसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वो एसिड से रिएक्ट करके क्या कर जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। मतलब सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि एसिड उनसे कंबाइन कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। इवन प्लांट्स पे गिरता है तो लीव्स डैमेज हो जाती है, पेड़ की पत्तियां सड़ जाती है। और अगर एसिड रेन गिर जाता है हमारे वाटर बॉडीज में, क्योंकि पानी तो गिर रहा है, तो आसपास में तालाब है, नदियां हैं, उसमें पानी में एसिड चला जाएगा। अब सोचिए रिवर वाटर में, पॉन्ड में, लेक्स में मछलियां रहती हैं, क्या होगा उनका? एसिड रेन पिएंगे तो जिंदा रहेंगी? नहीं। देखा? तो एक्वाटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाता है। इवन एसिड रेन पड़ने से हमारे जो एनवायरमेंट में जो मेटल्स हैं, हमने एनवायरमेंट में बहुत सारे ब्रिजेस बना रखे हैं, टावर्स बना रखे हैं, और सब में आयरन यूज किया है। आप देखिए बड़े बड़े पुल हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं जो लोहे के बने हुए हैं। आप कभी कभी हाईवेज पे निकलते होंगे तो देखे होंगे, है ना? सड़क के किनारे भी बहुत सारे रेलिंग लगी हुई है आयरन की। क्या हो रहा है उनका? एसिड रेन पड़ेगी तो वो क्या हो जाएंगे? करोड़ हो जाएंगे, उनकी सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जल्दी रस्ट लग जाएगा और टूट जाएगा जल्दी, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। ताजमहल का क्या हो रहा है पता है कि नहीं आपको? हाँ, ताजमहल में पीला पड़ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स खराब हो रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स अच्छी अच्छी पुराने जमाने की मॉन्यूमेंट्स, वो सब खराब हो रहे हैं एसिड की वजह से, और हम पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, अगर आपके ऊपर एसिड रेन पड़ रहा है तो आपके ऊपर बर्न्स के निशान पड़ जाएंगे, स्किन में रैशेस आ जाएंगे। अब कैसे कम करें? एसिड रेन तो दुश्मन है, ये समझ में आ गया, बहुत परेशानियां कर रहा है। कैसे सॉल्यूशन दे सर? हाँ, सॉल्यूशन है। सबसे पहले क्या करो? सल्फर और नाइट्रोजन के एमिशन को रोको। इन्हीं दोनों से हो रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यही निकल रही थी ना, तो इनका एमिशन कम करो, इनका प्रोडक्शन ही कम कर दो। क्या यूज करो? ऐसी गाड़ियां ही मत यूज करो जिसमें पेट्रोलियम ज्यादा लग रहा है, मतलब की गाड़ियां यूज करो, या ऐसे ऑयल का यूज करो, या ऐसे कोल का यूज करो जिसमें सल्फर नहीं है। सल्फर फ्री ऑयल, सल्फर फ्री गैस। अब सोचिए ऐसे गैस ऑयल कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसे गैस ऑयल है तो यूज करिए। और क्या करिए? एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्क्रबर। ये क्या करता है? ये एक तरह की एयर इम्प्लीमेंट छोड़ता है और साथ में मॉइस्चर वाटर छोड़ता है। इसका काम है सल्फर या अदर गैसेस को क्या करना? एब्जॉर्ब करना। तो इनकी मदद से क्या कर सकते हैं? गैसियस पॉल्यूटेंट को हम रोक सकते हैं, बजाय ऊपर जाने के और रेन वाटर से एसिड बनने से। यही रोक दो, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वही रोक लो, ठीक है? स्क्रबर लगा करके, एक डिवाइस लगा करके। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है जो आपको और मुझको रोज सुनने आ रहा है, शायद आपको पता हो, हमारी धरती, हमारा पूरा ग्लोब बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो आप सोचिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे पूरे ग्लोब का टेम्परेचर राइज हो रहा है। आप पूछेंगे सर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है, एक छोटा सा घर होता है, शीशे का बना घर होता है, ये पूरे शीशे लगे हुए हैं, ग्लासेस लगे हैं, ग्लास, ठीक है? ये सब ग्लास का बना हुआ है, ग्लास हाउस होता है। ज्यादातर जो बहुत ठंडे प्लेसेस होते हैं, क्या मैंने कहा, ज्यादातर जो बहुत कोल्ड प्लेसेस होते हैं, वहां पर ये लोग क्या करते हैं, चीजों को गर्म करने के लिए ग्लास का घर बनाते हैं, शीशे का घर। और वहां पर क्या करते हैं, इनके नीचे प्लांट्स उगाते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों, ग्लास क्यों लगाते हैं? क्योंकि ग्लास के अंदर से सनलाइट तो आ जाती है और सनलाइट अब ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, ट्रैप होकर के अंदर ही आ जाती है, सनलाइट अंदर ही आ जाती है। एंड दिस फिनोमेना ऑफ ट्रैपिंग ऑफ दी, है ना, ट्रैपिंग ऑफ द हीट, सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इसको कहते हैं, इस ग्लास के घर को, इसी के नाम से इसका इफेक्ट पड़ गया। तो हमारा पूरा एनवायरमेंट, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर एक ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है। कौन है जो गैसेस को बाहर निकलने से रोक रहा है? भाई यहाँ तो ग्लास है, यहाँ तो ग्लास है, ग्लास हाउस में, है ना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी बहुत सारी गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब जहरीली गैसें क्या कर रही हैं, हीट को आ तो ले रही है, आने तो दे रही है धरती के अंदर, पर धरती से बाहर नहीं निकलने दे रही। नतीजा हमारी धरती का टेम्परेचर भयंकर राइज हो रहा है। कुछ ही सालों के अंदर शायद ऐसा हो जाए कि पोलर आइस पिघलने लगे और तटीय इलाके, जो कोस्टल टाउन्स है, मतलब बॉम्बे वालों बच के रहो,
हाँ, चेन्नई वालों आपको भी बच के रहना है, क्योंकि बहुत तेजी से पोलर आइस पिघल रही है अंटार्कटिकास और इवन आर्टिक साइड्स में जो पोल्स एरिया है उसकी बर्फ पिघल रही है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट शिफ्ट हो रहे हैं, पता है कि नहीं आपको? तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या हो रहा है? हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट ड्यू टू सोलर रेडिएशन। सूरज की हीट आ रही है, उसको कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रही है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्यों नाम दिया ग्रीन हाउस? मैंने बता दिया, ग्रीन हाउस नाम के ग्लास स्ट्रक्चर थे इसलिए। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, अगेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, ओजोन एंड सीएफसी। अभी इनके बारे में भी जानेंगे। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कहां से आ रही हैं? तो भी डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है? हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जैसे कि लाइम बनाते समय, इवन फर्मेंटेशन करते समय, आंच बनाने लगते समय, फर्मेंटेशन बहुत सारे प्रोसेस में करना पड़ता है, चीज बनाने में, अल्कोहल बनाने में, ठीक है, बहुत सारे खाने फूड प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेशन करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इवन प्लांट्स एनिमल्स के डिके होने पे, मर जाने से, सड़ने गलने से जो बदबू निकलती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। इवन जो मैं और आप इनटेक टॉक्सिन कर लिया, क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन में प्लांट्स एनिमल्स। और दूसरा प्रॉब्लम कौन पैदा करता है? वाटर वेपर। आप कहेंगे सर पानी का भाप? हाँ भाई हाँ, पानी का भाप है सबका बाप। याद कराने के कह रहा हूं, क्योंकि भाप मतलब वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में है, मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये मॉइस्चर भी क्या कर रहा है? सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर ले रहा है, बाहर निकलने नहीं दे रहा है हमारे एटमॉस्फेयर से। हमारे जो हवा का गोला है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, इसे बाहर जाने नहीं दे रहा है। नतीजा हीट ट्रैप हो जा रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। तो ये अब यहाँ कहां से रहा है? तो हमने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जलाए हैं। सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बताया तो, लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, पेट्रोलियम जला रहे हो, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स और हाइड्रोकार्बन है। इन हाइड्रोकार्बन से दो बेसिक चीजें निकलती हैं। क्या क्या दो चीजें निकलती हैं? हाइड्रोकार्बन जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और दूसरा वाटर वेपर निकलेगा, और जितना जितना वाटर वेपर बढ़ाओगे उतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। और कहां निकल रहा है? कहां से हो रहा है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? कहां से आ रहा है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से आ रहा है। मैंने पहले ही बताया कि हम बहुत सारे फ्यूल जला रहे हैं, बहुत सारे फ्यूल्स में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स के धुएं निकल रहे हैं, हमारे पास जो पावर प्लांट्स हैं, जो बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन हैं, क्या निकल रहा है उसमें से? अमृत नहीं निकल रहा है, इसके ऊपर से जहरीला धुआं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे कंबाइन हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। और तो और मीथेन, जहां पर भी एन एरोबिक, जहां पर भी क्या हो? एन एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्लांट और एनिमल मैटर डिके करता है, ब्रेक डाउन करता है, वहां पे मीथेन पैदा होती है। ज्यादातर मैंने कहा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब प्लांट और एनिमल मैटर सॉइल में, वाटर में जाकर के क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके इनकम्प्लीट बर्न करने से भी पैदा होते हैं। किसके? फॉसिल फ्यूल के। अगर फॉसिल फ्यूल कंप्लीटली बंद करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और इनकम्प्लीटली बंद करेंगे तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा। अब ये देखिए डायग्राम, आपको दिखाई देगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए सनलाइट हमारी धरती पे आ रही है, ठीक है, आप देखते हैं कि सनलाइट हमारी अर्थ के अंदर तो रीच कर रही है, पर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद, ठीक है, अर्थ हमारी क्या करती है? सोलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ लाइट तो हीट के रूप में जो आई एब्जॉर्ब हुई वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ हमारे क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी यहां मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे वाटर वेपर है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और इसके बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, इसके अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जा रहा है। तो हीट वापस अंदर आ जा रही है, फिर वापस अंदर जा रही है, बजाय बाहर निकलने के, यहां जाने के, वो हीट वापस नीचे आ जा रही है, अर्थ पे आ जा रही है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब समझ में आया? तो सूरज से निकलने वाली रेज कौन कौन सी रेज है? अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल रेज है, और इंफ्रारेड रेज है। इसमें से इंफ्रारेड रेज हीट वेव्स होती है। कौन सी? जो धूप या गर्मी देती है वो इंफ्रारेड होती है, और अल्ट्रावायलेट रेज तो खतरनाक होती है, पता है ना? ये यूवी रेज कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? थैंक्स टू ओजोन। अब आता है कुछ फायदे हैं क्या ग्रीन हाउस के? हाँ, फायदा भी है। अब धरती में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो धरती बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, और इवन पूरी धरती क्या हो जाएगी? बर्फ जैसे समा जाएगी, बैरन आइलैंड बन जाएगी, या पूरी धरती क्या हो जाएगी? सूखी बन जाएगी। तो इसलिए अच्छा नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी भी हो, तो गर्मी देना भी अच्छा है, तभी तो प्लांट लाइफ है। और तो और जब गर्मी होगी पानी भाप बनेगा, पानी भाप बनेगा तो क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा तो रेन होगा। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है तो क्या करना चाहिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है तो क्या होगा? बारिश भी नहीं पड़ेगी। हाँ, और बारिश नहीं पड़ेगी नुकसान हो जाएगा। आइए इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं। अब तो धरती में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, धरती से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्या होगा? पानी तेजी से लॉस होगा, पानी तेजी से लॉस होगा। पानी लॉस होने से क्या नुकसान होगा? आप जानते हैं, जैसे ही पानी लॉस होने लगेगा तो पानी भाप बनेगा, क्योंकि धूप पड़ रही है। अब सोचिए ना, समुद्र का लेवल क्यों राइज हो रहा है? कभी आपने सोचा है? तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स पिघल रहे हैं, और ये पोलर आइस कैप्स पिघलने से सी का लेवल और बढ़ रहा है, और तो और ज्यादा पानी इवेपोरेट कर रहा है। तो मैंने कहा और नुकसान है, ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। भाई आखिर धूप लगेगी, हीट लगेगी, पानी मॉइस्चर बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, तो वो तो खुद ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। तो इसका मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया ना? और तो और रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो गया है, क्रॉप के, आप देखिए ना ठंडी कैसी अजीब सी पड़ रही है। जब आप छोटे रहे होंगे, याद करिए, तब ठंडी बहुत पहले से शुरू हो जाती थी, नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाती थी। आजकल देखिए ठंडी शिफ्ट हो गई है, दिसंबर तक ठंडी आती नहीं, दिसंबर के बाद ठंडी है। तो क्या हो रहा है? शिफ्ट इन क्लाइमेट, शिफ्ट इन रेनफॉल। सोचिए वीट जो प्रोडक्शन एरिया है वो शिफ्ट हो गया है और रशिया चला गया है, तो धीरे धीरे पोल्स की तरफ क्या हो रहा है? वीट ग्रो होने, ठंडे इलाकों में जा रहा है वीट, हमारे यहाँ वीट कम होने लग रहा है, और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज मर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आता है कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करें? सीधी गाड़ी कम चलाओ, साइकिल ज्यादा यूज करो, हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करो, और एक कॉमन है आजकल कारपूल यूज कर लो। तुम भी उसी रास्ते में जा रहे हो, कोई और भी जा रहा है, भैया साथ में हो लो, एक ही गाड़ी में सब लोग हो लेते हैं। और तो और प्लांट मोर ट्रीज, नए पेड़ लगाओ, जंगल उगाओ, और तो और ड्राई लीव्स को और वुड को बर्न मत करो, क्योंकि उसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। और तो और स्मोकिंग, स्मोकिंग तो खैर इंडिविजुअल केसेस है। बात करते हैं ओजोन की।
ओजोन क्या होता है? O3 होता है। तो ये क्या होता है? मैंने कहा वैसे तो ये जहरीली गैस होती है, सही कह रहे हैं, वैसे तो ये जहरीली गैस होती है। ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस, ऑक्सीजन पे पड़ती है यूवी रेस, ये ऑक्सीजन को क्या करती है? हेल्प करती है O3 में कन्वर्ट करने। वो कैसे करती है? O2 और O कंबाइन हो जाता है और बन जाता है O3। कौन मदद करता है? अल्ट्रावायलेट रेस, सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें। तो ये एक तरह की लाइटिश ब्लूइश गैस होती है जो कि हायर एटमॉस्फेयर में, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर नाम का जोन है, वहां पाई जाती है। हम ट्रोपोस्फियर में, याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाला लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, वहां पे पाई जाती है। और वो वहां पे क्या करती है? ये अल्ट्रावायलेट लाइट को फिल्टर कर देती है, छान के हमारे को भेजती है। इसका मतलब है सूरज की धूप नीचे तो आती है पर अल्ट्रावायलेट लाइट नीचे नहीं पहुंच पा रही है। क्या होगा? क्या होगा अगर ओजोन में होल हो जाए? जानते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेस धरती पहुंच पाएंगी, नतीजा स्किन कैंसर, स्किन बर्न्स, स्किन इरिटेशन। सोचिए कितना डेडली है, और ऐसा हो रहा है। तो ओजोन हमारी बहुत मदद करता है। ओजोन एक ब्लैंकेट के रूप में काम करता है। मैंने कहा पूरी धरती पे स्ट्रेटोस्फीयर में बिछा हुआ है ओजोन, और हमें क्या करता है? सन की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है। यूवी रेस बहुत डेंजरस, बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है, इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर होता है। और तो और ये हमारी लाइफ में हार्मफुल इफेक्ट, जिससे मैंने कहा स्किन कैंसर होने का डर होता है, और बहुत सारी स्पीशीज मर जाएंगी जो हमारे काम की है। बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया हमारे धरती में, वो सब यूवी रेस की वजह से मर जाएंगे। बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है हमारे, मैंने सही कहा, बहुत सारे लाइफ ऑर्गेनिजम्स जो कि यूवी रेस से खत्म भी हो सकते हैं, फ्रेंडली वाले भी। और देखिए हो क्या रहा है, स्क्रीन को देखिए। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि बड़ा सा एक चैम्बर ब्लू सा दिखाई दे रहा है। वो ये दिखा रहा है कि एक आर्टिक वाले इलाकों में, बहुत बड़े से एरिया में ओजोन लेयर खत्म हो गई है। इसे ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल के नाम से जानते हैं। और ओजोन होना, ओजोन होल होना एक बहुत धरती के लिए नुकसान वाला बात है। चलिए, कौन सा केमिकल है जो इस ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ये कहां से यूज होते हैं सर? जितने भी एसीज हैं, जितने भी एसीज हैं, रेफ्रिजरेंट्स हैं, उन सब में सीएफसी यूज हो रहा है। आपके घर में जो एसी है ना, अब जो ग्रीन एसी होगा तो उसमें नहीं होगा, मतलब नए वाले जो आ रहे हैं आजकल ग्रीन एसी आ रहे हैं, और पहले वाले जो एसी, पुराने एसी इनके घर में लगे हुए पहले साल, कई सालों से एसीज और रेफ्रिजरेटर्स, उनमें सीएफसी होता है। और क्या होते हैं? सॉल्वेंट्स होते हैं, एरोसॉल्स होते हैं, ब्लूइंग एजेंट्स होते हैं। इन सब में ये डिस्ट्रक्टिव एजेंट होते हैं जो एयर में जाकर के ऊपर क्या करते हैं? ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तो और एरोप्लेन्स में जो फ्यूल्स जलाए जाते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, वो भी क्या करता है? ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और नाइट्रोजन ट्रैप से बनता है। मतलब हवाई जहाज जो आसमान उड़ रहे हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत दिख रहे हैं आपको, तो आप तो मजे कर रहे हैं और आपकी प्रकृति धुआं धुआं हो रही है, आपका ओजोन खत्म। और मैंने कहा इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये जो क्लोरीन वाले केमिकल्स हैं बहुत सारे, ये इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोड्यूस कर रही है। ये एक जहरीला केमिकल है। जब ये केमिकल जो कि क्लोरीन के रूप में है, ये कंबाइन कर जाता है फ्री रेडिकल्स के साथ, तो क्लोरीन और फ्री रेडिकल्स ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं, एक अजीब तरह का रिएक्शन होता है, इसे कहते हैं स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग से क्या होता है? ये रिएक्शन, मतलब क्लोरीन और फ्री रेडिकल्स का रिएक्शन मिल करके ओजोन को खत्म कर रहा है, हीट अप कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे कहते हैं चबा रहा है, बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है ये क्लोरीन वाले केमिकल्स जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ यूज कर रही है।